Okay, Assalamu alaikum and welcome back to our Search Internship 2024. So, we was, am I audible now? Yes, you are audible, but make me host so I can share my screen. And please mute Yes, all just mics. give me, just give me a second. I will mute. So, we will continue today our session on thesis, and our mentor has joined. Dr. Sataf is here. So, ma'am, I'm making you host. So, you can. Okay, ma'am, you can continue. Okay, thank you. Okay, yesterday we have discussed about the thesis writing. Okay, what is the components and was it the basic rules of the thesis writing, which we can enhance our writing accordingly. Today we will discuss the other parts of the thesis writing like methodology and results and other components. Okay. Yesterday we have done this differentiate part of thesis like present abstract introduction, how much parts. We have done this puzzles, ab- abstract introduction, literature review. Just make your thesis complete. Finding and refining your questions. We have done all these things. Initial pages. We have discussed about the initial pages as well. Okay, title measurements, all the things we have done. Study. Okay, abstract भी कर लिया था. Dedication, thesis introduction also we have done. Okay, hypothesis done. Literature review we have done. Okay. Today we will discuss about what is research methodology. Okay. When we talk about the materials and methods section, we discuss about the procedure, subjects, and equipment used during the study. सबसे पहले अब जैसे अगर आपने अपनी लैब में जो भी वर्क किया, जो भी आपने जो है प्रोसीजर को अप्लाई किया, ठीक है ना, इस तरीके से भी ये पूरा आपका मटेरियल मेथड था. अगर आप साइंस की फील्ड के हैं तो आपने अगर अगर आपने माइक्रोबायोलॉजी में काम किया है, अपनी अपनी रिसर्च की है इन एनी विद टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, तो उसमें आप देखेंगे कि जो है अगर आपने वहाँ पर जो है कल्चर किया है तो उसको किस तरीके से आपने आपने कौन सा मीडिया इस्तेमाल किया, उसको आपने किस तरीके से कल्चर किया, किस तरीके से आपने फिर जो है उसमें आइसोलेटेड कॉलोनीज हासिल की. तो दिस इज योर ऑल प्रोसीजर्स. ठीक है, तो हम इसमें जो है अपना पूरा प्रोसीजर उसमें हम ऐड करेंगे. द फर्स्ट इज टू नेम but not describe commercially available equipments and well known procedures. अब जैसे कि मैंने कहा कि हम उसमें जैसे अगर आपने जो है कल्चर किया, ठीक है ना, तो कल्चर में अगर हम उसको जो है यूजुअली जैसे हम अगर डिफरेंट मीडिया के जरिए अपने जो है कल्चर अपना वो इनोकुलेशन मीडिया बना रहे होते हैं, चाहे मैकॉन की, ब्लड एगार, वॉट एवर, एनी टाइप ऑफ मीडिया. तो उसमें क्या है कि वो हम सब लोग जानते हैं, ठीक है ना, जितने भी वो है कि एक नोन मेथड है कि किस तरीके से हमें जो है गार्ड लेना है, तो किस तरीके से हमें जो है वे करना है, फिर कैसे हमें उसको जो ऑटोक्लेव करना है, फिर कैसे पोरिंग करनी है, फिर उसमें जो है उसके बाद आफ्टर डेट इनोकुलेशन कैसे करनी है, स्ट्रिकिंग कैसे करनी है. वी ऑल नो अबाउट दिस स्टेप्स. ठीक है, बट अगर आपने उसमें कोई खास काम किया है, अगर आपने किसी खास किस्म का मीडिया बनाया है जो जस्ट स्पेसिफिक इज योर रिसर्च वर्क. ठीक है, जैसे सपोज मैं जब अपना पीएचडी का काम कर रही थी, ठीक है ना, तो मेरा टॉपिक था ब्लास्टोसिस्टस ह्यूमनस. दिस दिस वन इज अ इंटेस्टिनल पैरासाइट. और पैरासाइट को कल्चरिंग जो है इज क्वाइट डिफिकल्ट. ठीक है ना, वो बहुत मुश्किल से होती है. तो मैंने काफी सारे जो है
रिसर्च पेपर्स लिए थे, उसको मैंने देखा। फिर मैं बाहर से, मेरी जो कोलिब्रेशन थी ब्लास्टोसिस्टिस ह्यूमैनिस फाउंडेशन में, फिर वहां से मुझे उन्होंने जो है तमाम चीजें भेजी, किट वगैरह, कि आपको इस तरह आप इसके जरिए जो है अपना कल्चर, आप अपना मीडिया तैयार कर सकते हैं अपने पैरासाइट को ग्रो करने के लिए। ठीक है। अब ये कि वहाँ का टेम्परेचर चेंज चेंज था, यूएसए का, यहाँ का टेम्परेचर चेंज था, यहाँ का इंक्यूबेटर में फर्क था, बहुत सारी उसमें जो है मेरे पास ऐसी जो है डिफिकल्टीज मौजूद थी उस टाइम। बट मैंने फिर उसमें जो है डिफरेंट उसको जो है अपना, मैंने फिर पूरा कल्चर, मुझे उसका मीडिया कैसे बनाना है वो पूरा मैंने डिजाइन किया। फिर इसमें मुझे 4 to 5 मंथ्स तो मुझे खाली अपना मीडिया प्रिपेयर करने में लगा, उसकी पूरी डिजाइनिंग में, और फिर उसको एक प्रैक्टिकल वे में लेकर आने के लिए, क्योंकि हर बार कोई ना कोई उसमें जो है गड़बड़ हो जाती थी, कभी ऑटोक्लेव ज्यादा हो गया, कम हो गया। तो वो मेरा मीडिया बनना था, वो अंडे अंडे के साथ, एग, यॉक एग के साथ था। उसके जरिए मेरा मीडिया बनना था। तो कभी अंडे की जर्दी जो है ज्यादा पक गई, कभी कम पकी, तो बहुत सारी मुश्किल। तो मैंने अपने थीसिस में अपना ये प्रोसीजर ऐड किया था। क्यों? क्योंकि ये मेरा स्पेसिफिक, मेरा ये कल्चर प्रिपरेशन का, ये मेरा मीडिया प्रिपरेशन का, ये मेरा स्पेसिफिक वर्क था, जो मैंने खुद डिजाइन किया था। ठीक है ना, ये मैंने कहीं और से, किसी भी मैंने पेपर से नहीं उठाया था कि मुझे कितने सेंटीग्रेड पर उसको मुझे ऑटोक्लेव करना है, फिर कितने सेंटीग्रेड पर मुझे उसको इंक्यूबेट करना है, कितना मुझे जो है उसमें उसकी जो है यॉक की जो है क्वांटिटी कितनी मुझे चाहिए। तो ये पूरा एक मैंने जो डिजाइन किया था, तो ये मैंने अपने थीसिस में ऐड किया। ठीक है। तो अगर आप भी अपने थीसिस में जो है प्रोसीजर पार्ट में हम वो चीजें ऐड करते हैं जो काम आपने खुद से उसको जो है डिजाइन किया। अगर मैं कहूँ कि मैं जो है 52 सैंपल्स के मुझे जो है ब्लड सैंपल्स लेने, तो मैं पूरा उसमें जो है फिलबॉटमी नहीं लिखूंगी कि किस तरीके से मैंने जो है पेशेंट के जो है ब्लड को कलेक्ट किया, किस क्या जो है प्रोसीजर था, मैंने उसमें कौन सी वेन चूज की, क्या किया। ठीक है। तो हम इसमें वेल नोन प्रोसीजर्स को ऐड नहीं करते। बट अगर स्पेशली बिल्ड इक्विपमेंट, अच्छा, अब इसमें जो है अब आपके पास जो इक्विपमेंट्स मौजूद हैं उनकी लिस्ट भी आप ऐड कर सकते हैं, बट स्पेसिफिक इक्विपमेंट्स की। ये नहीं कि हमने जो है टेस्ट ट्यूब इस्तेमाल किया, हमने जो है ग्लास स्लाइड ली, हमने स्प्रेडर इस्तेमाल किया, वाइड लूप इस्तेमाल किया, ये नहीं। हाँ, कोई स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट, अगर जैसे आप इंक्यूबेटर जार इस्तेमाल कर रहे हो, आपका जो है एनारोबिक कल्चर है। ठीक है। अब आप उसमें जो है एनारोबिक जार आप इस्तेमाल कर रहे हो, तो जब आप एनारोबिक जार इस्तेमाल कर रहे हो, तो वो आपने अगर किसी स्पेसिफिक कंपनी से लिया है तो उसको आप वहां पर मेंशन कर सकते हैं। ठीक है ना, आप इसको जो है इलस्ट्रेशन फॉर्म में भी ऐड कर सकते हो, डिफरेंट फिगर्स के साथ भी ऐड कर सकते हैं उसमें। ठीक है। अच्छा, इसमें जो है कॉमनली ओमिटेड इंफॉर्मेशन इन एक्सपेरिमेंटल स्टडीज इंक्लूड प्रिकॉशंस। मैं उसमें ये नहीं लिखूंगी कि मुझे ऑटोक्लेव करने में कौन कौन से जो है प्रिकॉशंस को फॉलो करना है, जो एक अंडरस्टूड सी चीज है। ठीक है ना, बात है वो मैं उसमें ऐड नहीं नहीं कर रही हूँ। प्रीलिमिनरी एक्सपेरिमेंट, जैसे कि मैंने भी कहा कि मुझे अपने मीडिया को जो है रेगुलाइज करने में, उसको एक एस्टिमेट, उसकी एक एस्टिमेशन करने में, उसको एक पूरा एक सेटअप में लेके आने के लिए, डिजाइन करने के लिए मुझे जो है 5 to 6 मंथ्स मैंने इस पे वर्किंग की। तो मैं उसमें ये चीजें मेंशन नहीं करूंगी। हाँ, जो मेरा फाइनल सक्सेसफुल रिजल्ट रहा वो क्या था, वो मैं उसमें उसमें ऐड करूँ। ठीक है ना, प्रीलिमिनरी एक्सपेरिमेंट्स ऐड नहीं करने की, जो आपकी मिस्टेक्स हुई उसको आप बाद में अपने किसी भी जो है उसमें रिसर्च पेपर में या किसी भी तरीके से आप उसको बाद में जो है लोगों तक पहुंचा सकते हैं। क्योंकि ये क्या होता है कि ये आपका एक जो है एक एक्सपीरियंस होता है। ठीक है ना, जो आप चाहते हैं कि आप लोगों के साथ शेयर करें कि ये मैंने इस पे इतनी मेहनत की, तब जाके ये मेरी जो है मेहनत रंग लाई है। ठीक है। एडवांटेजेस ऑफ द चूजन डिजाइन ओवर रिलेटेड डिजाइन। ठीक है ना, कि जैसे अगर आपने उसमें जो है कौन से आपको एडवांटेजेस हासिल हुए हैं। ठीक है। प्योरिटी ऑफ द केमिकल यूज, अब आपने कोई अगर उसमें किसी टाइप का जो है केमिकल यूज किया है, NaCl इस्तेमाल किया है, HCl, वॉट एवर एनी टाइप ऑफ केमिकल। ठीक है ना, तो उसकी जो है प्योरिटी कितनी थी, उसकी जो है स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या थी, pH थी, तो ये सब भी हम उसमें ऐड नहीं कर रहे हैं। ठीक है। दिस इज द रिसर्च मेथोडोलॉजी, एक बेसिक प्लान। ठीक है ना, सबसे पहले हम जो है प्रोग्राम की प्लानिंग करते हैं। प्रोग्राम की प्लानिंग के, जैसे मैंने आपको कल भी कहा था कि हम पहले एक बैठ के पूरा एक होमवर्क, एक पूरा फ्रेमवर्क डिजाइन करते हैं कि अच्छा रिसर्च मेथोडोलॉजी। अब रिसर्च मेथोडोलॉजी में हम वही चीजें अपनी ऐड करते हैं जो हमारे पास, हमारी रिसोर्सेज में, जो हमारे पास अफोर्डेबिलिटी में, हमारी एक्सेसिबिलिटी में
मौजूद है। ठीक है, अब आप ऐसा एक रिसर्च मेथोडोलॉजी आप डिजाइन कर रहे हो जो आपके पास उसकी एसेसिबिलिटी नहीं है। आप कहो कि भाई मैं तो जो है बहुत हाई फाई किसी ऐसी चीज पर मैं काम करने किसके साथ काम करूंगा जो आपके पास पाकिस्तान में या इवन जो है अभी तक आपकी जो है पहुंच में नहीं है। ठीक है, तो बस पहले जो है पूरी प्रोग्राम की जो है प्लानिंग की जाती है, डे टू डे, मंथ, डे टू डे, वीकली एंड मंथ टू मंथ, फिर पूरा ईयरली। ठीक है ना, ये पूरा कैलेंडर बनता है कि अच्छा आज हम एक हफ्ते में इसको इतना काम करेंगे, फिर सेकेंड वीक में हम इतना करेंगे, फिर 1 मंथ बाद हमारा काम इतना इस हद तक पहुंच जाएगा। तभी आपका जो टारगेट है, अगर आपका टारगेट 6 to 7, सपोज अगर आप एमफिल पीएचडी कर रहे हैं, ठीक है ना, तो आपके पास टारगेट कितना है, 4 4 years 5 years। इस तो आपको इतने में अपना पूरा रिसर्च कंप्लीट करना है विथ थीसिस। ठीक है, इसके बाद सर्वे, डिप्लॉयमेंट, डेवलपमेंट। ठीक है ना, अगर आप सर्वे बेस कर रहे हैं काम, तो पूरा उसका जो है आप पूरा एक सर्वे जो है डिजाइन करेंगे। अगर आप जो है पेशेंट बेस स्टडी है आपकी, की जो है क्लिनिकल बेस स्टडी है, तो पूरा जो है क्वेश्चनरी आप जो है उसको डिजाइन करेंगे। ठीक है ना, उसके बाद डिप्लॉयमेंट, कि जो आपने डेवलप किया था उसको आप डिप्लॉयमेंट कैसे कर रहे हो, उसको आप वहां पर जो है प्रैक्टिकली इस्तेमाल कैसे कर रहे हो। ठीक है, फिर वो वहां पर आप उसके बाद आ जाता है डेटा एनालिसिस। अब आपके पास पूरा एक डेटा मौजूद है कि आपने 250 या 500 सैंपल्स लिए हैं, उसको आपने इस तरीके से जो है प्रोसीड किया। तो उसके बाद आपकी जो है डेटा एनालिसिस किस तरीके से आप उसको कर रहे हो। ठीक है, कौन सा आप जो है सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहे हो, स्टेटिस्टिकली क्या इसमें जो है आप चीजें कर रहे हो, वो पूरी आप जो है डेटा एनालिसिस के जरिए उसमें करोगे। फिर आप उसको किस तरीके से जो है रिपोर्ट कर रहे हो। रिपोर्ट मीन्स रिजल्ट वाला पार्ट जो आपका होता है, जो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, कि किस तरीके से आप उसको जो है उसकी आप रिपोर्टिंग कर रहे हो। ठीक है, वो आगे वो आप किसी भी फॉर्म में जो है कर सकते हो, टेबल फॉर्म में भी कर सकते हो, ग्राफिकल फॉर्म में भी कर सकते हो। टेक्स्ट फॉर्म में थोड़ा सा वो होता है कि उसमें चीजें जो है रिजल्ट इतना ज्यादा क्लियर नहीं होता जितना आपका जो है ग्राफ एंड टेबल्स में जो है चीजें क्लियर हो जाती हैं। ग्राफ में ज्यादा क्लियर होती है। अच्छा, उसके बाद कंसल्टेशन एंड रिव्यू। ठीक है ना, कंसल्टेशन मीन्स के आपने उसमें आपका मीन समझने के जो है कंक्लूजन एक टाइप का। ठीक है ना, कि आपने क्या कंक्लूड किया, और फिर इसका जो है रिव्यू क्या था। तो ये पूरी साइकिल जो है आपकी, साइकिल इज कॉल्ड द रिसर्च मेथोडोलॉजी। अच्छा, अब जैसे मैंने कहा कि हम जो है रिसर्च डिजाइन करते हैं। अब रिसर्च डिजाइन का मतलब क्या होता है। The appropriate research design should be specific and described। अब जैसे सपोज जैसे कि मैंने एग्जांपल दी कि मैंने प्लास्टिक ह्यूमनिस्ट पर मैंने काम किया। ठीक है, अब पहले मैंने उसका जो है पूरा एक रिसर्च डिजाइन कर लिया था कि मैं जो है इतने इसमें जो है मुझे 500 सैंपल्स जो है स्टूल सैंपल्स कलेक्ट करने हैं, फिर मुझे इतने जो है ब्लड सैंपल्स लेने हैं, उसमें जो है पैरासिटिक इन्फेक्शन को नोट करना है, फिर मुझे एचआईवी के पेशेंट्स के सैंपल्स इतने लेने हैं, आईबीएस के इतने लेने हैं, पोल्ट्री के इतने लेने हैं, माइस के इतने लेने हैं, पेट्स के इतने लेने हैं। तो पूरा एक मैंने जो है एक अपना रिसर्च डिजाइन कर लिया था। ठीक है, जिस तरीके से हम कोई ड्राइंग बनाते हैं या हम जैसे कब कोई ड्रेस अपना जब हम प्रिपेयर करते हैं, ठीक है ना, तो पहले हमारे जहन में एक मैप होता है। लेकिन उस मैप को जब जब हम किसी भी कागज पर या बोर्ड पर जब हम ड्रॉ करते हैं, तब पूरे उसकी एक डिजाइनिंग हमारे सामने आ जाती है। ठीक है, तो इसी तरीके से ही रिसर्च होती है, रिसर्च डिजाइनिंग होती है। और वो क्या कैसी होनी चाहिए, स्पेसिफिक एंड डिस्क्राइब्ड। स्पेसिफिक मीन्स के जो है बिल्कुल टू द पॉइंट और प्रिसाइज होनी चाहिए। उसमें ये नहीं कि जो है अच्छा हम इसमें ये भी कर लेंगे, ये भी कर लेंगे, अगर ये नहीं हुआ तो ये कर लेंगे, ये नहीं हुआ ये कर लेंगे। ठीक है, तो उसको बिल्कुल प्रिसाइज होना चाहिए। दिस इज द रिसर्च डिजाइन मेथड। ठीक है, अब सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, हमने रिसर्च ऑब्जेक्टिव एंड क्वेश्चन अपना चूज कर लिया। ठीक है, कल भी मैंने आप लोगों को बताया था कि रिसर्च ऑब्जेक्टिव एंड क्वेश्चन, ये आपने अपना चूज कर लिया कि आपका रिसर्च ऑब्जेक्टिव क्या है, आप किस चीज पे काम करने जा रहे हैं। आप डायबिटीज में जो है टाइप 2 डायबिटीज पर हम काम कर रहे हैं। ठीक है, वी ऑल क्लियर। ठीक है, कि हम जो इस पे काम कर रहे हैं, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है, और हमने उसी के मुताबिक अपना जो है एक क्वेश्चन रेडी कर दिया। ठीक है, उसके बाद क्या है, डेटा कलेक्शन मेथड्स। अब आपको रिसर्च डिजाइन में यू हैव टू बी क्लियर कि आपको डेटा कलेक्शन कैसे करनी है। आपको सर्वे करना है,
यानी आपका जो है क्वालिटेटिव वर्क होगा या फिर ये क्वांटिटेटिव वर्क होगा, ठीक है ना। और कितने नंबर ऑफ सैंपल्स चाहिए, आप किन किन एरिया से सैंपल लेंगे, कौन 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 से हॉस्पिटल से सैंपल लेंगे, और कितने आपका जो है ड्यूरेशन क्या होगा, आपका टाइम पीरियड क्या होगा, ठीक है ना। और इसमें से आपके पास इंक्लूजन जो है आपका जो है क्राइटेरिया क्या होगा, आपका एक्सक्लूजन क्राइटेरिया क्या होगा। इंक्लूजन क्राइटेरिया और एक्सक्लूजन क्राइटेरिया ये होता है कि इंक्लूजन क्राइटेरिया की जब हम बात करते हैं, ठीक है ना, तो उसमें ये होता है कि जो जो चीजें हम अपनी रिसर्च में ऐड करें। कल मैंने आप लोग को एक एग्जांपल दी थी डिफरेंट टाइप्स के जो है वेरिएबल्स की, ठीक है। उसमें हमने जो है डायबिटीज के पेशेंट्स को हमने उसमें हम उनकी जेंडर भी देख रहे थे, हम उनका एज भी देख रहे थे, और हम उनके सपोज हम उनकी जो है लिविंग स्टाइल भी हम चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो ये तीन मेरे पास क्या है, हम इसमें जो है चेक कर रहे हैं कि भाई ये हमारा जो है इसमें हम इसके अंदर देखेंगे। तो ये मेरा क्या है, ये मेरा इंक्लूजन क्राइटेरिया है। अब मेरा एक्सक्लूजन क्राइटेरिया क्या होगा कि जो मैं अपनी जो है रिसर्च में से जिन जिन क्राइटेरिया को मैं एक्सक्लूड कर रही हूँ। अब मैंने सिर्फ क्या चीज जो है चूज की थी अपने इंक्लूजन में, मैंने जेंडर चूज किया था, मैंने एज चूज की थी, और मैंने जो है उसकी पेशेंट की जो है लोकेलिटी चेंज की थी, जो वो उस पे जो है क्लिक किया था, ठीक है। तीन चीजें हो गई, एज हो गया, जेंडर हो गया, और आपकी लोकेलिटी हो गई। अब वहां पर अगर मेरे पास डिफरेंट कोमोर्बिड डिजीज के भी पेशेंट आ रहे हैं, ऐसे पेशेंट आ रहे हैं कि जो मेरे पास उसमें जो है, अब मैं इसमें जो है ये मेरा इंक्लूजन है। एक्सक्लूजन क्या है कि मैंने उसमें से जो है वो तमाम पेशेंट्स जिनका मुझे एक तो जो है अगर मुझे एज नहीं मालूम हो रही, ठीक है ना, तो उसको मैंने वहां से उनको मैंने एक्सक्लूड कर दिया। या जिसमें मुझे किसी किसी की जो है एम्बिग्विटी है, उनको मैंने जो है उसमें से एक्सक्लूड कर दिया, ठीक है। या मुझे जिनकी जो है लोकेलिटी नहीं मालूम है, ठीक है। तो बाकी जितने भी पैरामीटर्स है वो मेरे पास जो है एक्सक्लूजन क्राइटेरिया में जाएंगे। सिर्फ इंक्लूजन में क्या जा रहा है कि जो मैं अपने रिसर्च में ऐड कर रही हूँ, ठीक है। तो ये आपका एक डेटा कलेक्शन मेथड होगा कि आप कौन सा मेथड अप्लाई करने जा रहे हैं। इसके बाद फिर आप सैम्पलिंग करेंगे। फिर आपके पास अभी हम जो है जस्ट रिसर्च डिजाइन प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है ना। अब इस एक एक के हेडिंग के नीचे आपकी पूरी एक जो है डिजाइनिंग आएगी कि इस तरीके से हम ये काम करेंगे, ठीक है। थीसिस में फिर हम इसको इसी तरीके से जब हम अपनी रिसर्च वो मेथोडोलॉजी वाला पार्ट करोगे, तो अब इसी तरीके से हम इसको स्टेप बाय स्टेप वहां पर लिखते जाएंगे। फिर डेटा कलेक्शन इंस्ट्रूमेंट्स, ये डेटा कलेक्शन के दौरान आपको कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स रिक्वायर्ड है, ठीक है। अगर आपको वो जो है अगर आप ब्लड सैंपल्स ले रहे हो तो आपको डिफरेंट टाइप्स के जो है ब्लड ट्यूब चाहिए होगा, वैक्यूटेनर चाहिए होंगे, पूरी जो किट एक होती है फिर बॉटमी की वो पूरी आपको वहां पर रिक्वायर्ड होगी। अगर आप जो है स्टूल सैंपल्स कलेक्ट कर रहे हो तो आपको पूरे जो है वहां पर जो है कंटेनर चाहिए होंगे, ग्लव्स चाहिए होंगे, बहुत सारी चीजें रिक्वायर्ड होंगी, ठीक है ना। इस तरीके से अगर आप कोई कोई भी जो है जो भी आप जिस तरीके से आप डेटा कलेक्ट कर रहे हो, अगर आपके पास जो है अगर आप सर्वे बेस्ड कर रहे हो तो आपको जो है उन सर्वे फॉर्म्स की जो है कॉपीज चाहिए होंगी, पेन चाहिए पेन चाहिए होगा, ठीक है ना। वो तमाम आपके पास एक पूरी जो डेटा कलेक्शन इंस्ट्रूमेंट्स है वो तमाम आपके पास रेडी होना चाहिए। फिर उसके बाद आप जो है डेटा एनालिसिस करोगे। फिर टाइम फ्रेम, ठीक है ना, कि कितने टाइम फ्रेम में आपको रिक्वायर्ड है ये पूरी चीजें, आपका ये जो आपने ये जो रिसर्च डिजाइन किया है उसमें आपको कितना टाइम पीरियड रिक्वायर्ड है, ठीक है ना। वो पूरा वहां पर जो है मेंशन करोगे, आपको 6 मंथ चाहिए, 1 ईयर का ये पूरा काम है, 2 ईयर्स का काम है। ये डिपेंड कर रहा है आपकी सैम्पलिंग पे, ठीक है ना, और डेटा कलेक्शन मेथड पे। इन तमाम चीजों पर आपका जो है टाइम फ्रेम डिपेंड कर रहा है कि कितने सैंपल्स आप जो है अगर आपको 500 सैंपल्स लेने हैं तो डेली आप कितने सैंपल्स आप कलेक्ट कर रहे हो, एक दिन में एक सैंपल्स आप ले रहे हो, ठीक है। जिस तरीके से आप काम कर रहे हो वो आपके पूरा टाइम फ्रेम में जाएगा। फिर आपके पास रिसोर्सेज कौन से होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है आपके रिसर्च डिजाइन में। जब आप अपना एक जो है रिसर्च डिजाइन करते हो तो आप देखते हो कि व्हाट रिसोर्सेज यू हैव। अब इसमें आपके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज है, आपका टाइम स्ट्रेंथ है, आपका जो है इसमें जो है कहना चाहिए कि जो आपके पास लेबोरेटरी की के पास में आपके पास जो है रिसोर्सेज है, इक्विपमेंट्स है, ठीक है ना। या आपके पास जो आपके मेंटोर्स है, ठीक है ना, वो तमाम आपके रिसोर्सेज है। अब उसमें से कितने रिसोर्सेज आप इस्तेमाल कर रहे हो ये भी पूरा एक पूरा इसमें एक पूरी कैलकुलेशन होती है, पूरा एक वो एक समझ लें एक पूरा कैलेंडर टाइप का बनता है कि आपको कौन कौन से रिसोर्सेज
डेली बेसिस पर रिक्वायर्ड है, कौन कौन से जो रिसोर्सेज आपको वीकली चाहिए, कौन से आपको मंथली चाहिए, कौन सा आपको ईयरली चाहिए। बहुत सारी चीजें हमारी रिसर्च में ऐसी होती है कि वो हमारी रिसर्च में हम वंस अ टाइम उसको इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना, वो हमें जो है डेली बेसिस पर नहीं चाहिए होती है, या हम उसको जो है मंथ मंथ में एक या दो बार इस्तेमाल कर रहे होते हैं। कभी कुछ हमारे जो है रिसोर्सेस ऐसे होते हैं जैसे हम उसको डेली बेसिस पर दिन में बहुत बार हम उनको जो है अपनी लैब में लेबोरेटरी में इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो उसी के लिहाज से फिर आपका एक पूरा बजट उसमें जो है एक प्रिपेयर्ड होता है, ठीक है ना, कि जितने अगर आपके जो है रिसोर्सेज ऐसे हैं, ज्यादा रिसोर्सेज ऐसे हैं जो आपको डेली बेसिस पर चाहिए, उनका बजट जो है ज्यादा होगा कि आपको जो है वो डेली बेसिस पर वो चीजें चाहिए, तो आपके पास उसका एक स्टॉक मौजूद हो, ठीक है ना। इसके अलावा फिर अगर बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि आपको वो सिर्फ बस अपने वन सा टाइम आपको पूरी रिसर्च में चाहिए, तो उसके हिसाब से फिर आपको जो है उसकी पूरी बजटिंग और पूरा जो है उसका एक मैप रेडी करना होता है। फिर उसके बाद डेटा प्रेजेंटेशन एंड रिपोर्टिंग, ठीक है ना, कि किस तरीके से आप अपना जो है डेटा को प्रेजेंट कर रहे हो, किसमें, रिजल्ट की फॉर्म में, ठीक है। रिसर्च डिजाइन मैंने भी आपको बताया ये ना कि रिसर्च डिजाइन किस तरीके से है। अच्छा, राइट द टाइप ऑफ रिसर्च मेथोडोलॉजी, ठीक है ना। अब ये एक एग्जाम्पल की तरह है, ठीक है, कि हमने जो है अपना अच्छा, अब रिसर्च मेथोडोलॉजी में जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि जब हम अपना अ, वो रेडी करते हैं कि डेटा कलेक्शन मेथड किस तरीके से आप जो है डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें हम जो है देखते हैं कि हम जो है क्वालिटेटिव की तरफ जा रहे हैं या क्वांटिटेटिव की तरफ जा रहे हैं। तो ये हम कैसे चूज करेंगे कि हमारा डेटा जो है डिस्क्रिप्टिव क्वालिटेटिव है या फिर डिस्क्रिप्टिव क्वांटिटेटिव है। दिस टाइप ऑफ रिसर्च, अच्छा क्वालिटेटिव रिसर्च क्या होता है? Research methods involve describing in details specific situations, you know, using research tools like interviews and surveys हो गए, ठीक है ना, और different observations. This is the called the qualitative research. It focus on gathering of mainly verbal data rather than measurement. इसमें ये कि आपके पास एक verbal data होता है, suppose अगर मैं research कर रही हूँ the usage of social media in our young youngsters, ठीक है ना, for our youngsters, the effect of social media in our youngsters, ठीक है ना। तो मुझे इसके लिए किसी किस्म की जो है लेबोरेटरी इक्विपमेंट्स की, किसी भी किस्म के जो है इतना ज्यादा हाई फाई रिसोर्सेज की या मेजरमेंट्स की जो है नीड नहीं है। मुझे सिर्फ क्या है उसमें जो है अब हमें मुझे वर्बल डेटा कलेक्ट करना है, ठीक है ना, उसको फिर मैं आराम से अपना डेटा कलेक्ट करने के बाद उसको मैं जो है फॉर्मुलेशन करके उसको फिर मैं जो है डेटा एनालिसिस कर सकती हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद आपका सेकंड होता है, इसे कहते हैं क्वांटिटेटिव। इसमें क्या होता है, इसमें जैसे हम बाकायदा रिसर्च कर रहे होते हैं कि किस तरीके से हमें जो है न्यूमेरिकल एंड स्टैटिस्टिक एक्सप्लेनेशंस चाहिए होती हैं, ठीक है ना, पूरा जो हमारे पास द प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इज थ्रू टेबल्स कंटेनिंग डेटा इन द फॉर्म ऑफ नंबर एंड स्टैटिस्टिक्स, ठीक है ना, कि जिस तरीके से अगर हमने 250 सैंपल्स लिए हैं पेशेंट्स के, तो पूरी हम उसकी किस तरीके से जो है एनालिसिस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो दिस कॉल्ड द क्वांटिटेटिव। दिस इज द एग्जांपल ऑफ योर थीसिस, कि आप अपने थीसिस में इस तरीके से जो है आप इसको ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका चैप्टर 3 हो गया रिसर्च मेथोडोलॉजी का आपके थीसिस में, ठीक है। तो इसको इस तरीके से हम यहाँ पर मेंशन करते हैं, ठीक है, जैसे मेथड्स ऑफ रिसर्च हो गया, आपका जो है पॉपुलेशन साइज हो गया, सैंपल साइज है, सैम्पलिंग टेक्निक कौन से इस्तेमाल कर रहे हैं, डिस्क्रिप्शन ऑफ रिस्पोंडेंट्स क्या है, ठीक है ना, रिसर्च इंस्ट्रूमेंट क्या है, डेटा गैदरिंग प्रोसीजर क्या है, ये तमाम चीजें जो है हम उसमें ऐड कर रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद आती है इसमें एथिकल कंसिडरेशन। एथिकल कंसिडरेशन जो है किसी भी थीसिस में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, okay? जब हम अपना साइनॉप्सिस लिखते हैं, ठीक है ना, तो साइनॉप्सिस में ही हम देख रहे होते हैं, जैसे मैंने एग्जाम्पल दे रही हूँ डायबिटीज के पेशेंट्स, ठीक है ना, मुझे डायबिटीज के पेशेंट्स का मुझे जो है ब्लड ड्रॉ करना है, मुझे उनका सैंपल लेना है, तो आई हैव एथिकल अप्रूवल टू ड्रॉ देयर ब्लड, ठीक है ना, कि किस तरीके से जो है अगर मैं उनका ब्लड ड्रॉ कर रही हूँ कितना मेरे पास एथिकली मैं इसकी जो है मेरे पास इसकी जो है अप्रूवल मौजूद है, और मैं उस सैंपल का मैं क्या करूँगी, है ना। तो आपको जो है जब हम इस तरीके से काम कर रहे होते हैं, हम चाहे एनिमल्स पे काम कर रहे हैं चाहे ह्यूमंस पे काम कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें हम ये चीज देख देख रहे होते हैं कि किस तरीके से जो है हमें उसमें
अपने आप को जो है एक एथिकली अप्रोच में, या अपनी एक जो आपकी रिसर्च एज अ रिसर्चर्स एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसको हम कैसे उसमें जो है फुलफिल कर रहे हैं। तो बहुत ज्यादातर बाकी तमाम भी जो है यूनिवर्सिटीज इंस्टीट्यूट में जो है आईआरबी मौजूद होता है, इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड। ठीक है ना। वो क्या करता है कि जो वो आप जब आप अपना साइनॉप्सिस जमा करवाते हैं तो उसी के साथ आप एक एप्लीकेशन भी देते हैं फॉर्म भर के कि भाई ये मेरा ये काम है, इस पर मैं काम कर रहा हूँ, मुझे इसके हवाले से जो है ब्लड सैंपल्स लेना है, डिफरेंट टाइप्स के जो है बॉडी फ्लूइड्स लेने हैं मुझे, या कोई भी, या मुझे एनिमल हैंडलिंग पर जो है काम करना है, मुझे जो है एनिमल्स के साथ जो है डील करना है, तो उसमें आप मुझे जो है एक लेटर प्रोवाइड करें। ठीक है। तो फिर इसमें जो है जो रिसर्चर होता है वो एथिकली बाउंड होता है। ठीक है, कि वो टू द इंस्टीट्यूशन विच सपोर्ट्स टू सैंक्शन द स्टडी। ठीक है। नो पार्टिसिपेंट्स वर कॉन्टेक्टेड एंड नो डेटा वाज कलेक्टेड until the researcher received approval of the dissertation proposal from the researchers faculty advisors। ठीक है। तो आप उसमें जो है जब तक आपके पास एथिकल अप्रूवल मौजूद नहीं है, आप किसी किस्म का डेटा कलेक्ट नहीं कर सकते हैं, तो ये काम फिर आपका इलीगल या अनएथिकल हो जाता है। ठीक है। तो आपके थीसिस में बाकायदा इसका एक पूरा एक पेज कह लें, या एक पूरा एक पैराग्राफ होता है कि किस तरीके से आपने एथिकल अप्रूवल लिया। ठीक है। ये भी आपके जो है रिसर्च मेथोडोलॉजी के ही पार्ट में ये ऐड होता है कि एथिकल कंसिडरेशन। उसके बाद अच्छा, हमने मेथोडोलॉजी कर ली। ठीक है ना। मेथोडोलॉजी में हमने देख लिया कि हम क्वालिटेटिव किया, क्वांटिटेटिव किया, हमने एथिकल अप्रूवल भी ले ली, सब कुछ हमारा मेथोडोलॉजी हो गया। हमने 250 500 सैंपल्स भी कलेक्ट कर लिए। अब मुझे करना है डेटा इंटरप्रिटेशन, यानी कि रिजल्ट वाला पार्ट। ठीक है ना, थीसिस का रिजल्ट पार्ट। अब देखें डेटा कलेक्शन और डेटा एनालिसिस। इसमें जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि हम सर्वे बेस्ड भी कर रहे होते हैं। ठीक है। फिर हम इसमें जो है एक हम कहते हैं डेटा कलेक्शन। डेटा कलेक्शन में हम क्या कर रहे हैं, हम सपोज हम जो है हमारी जो है सर्वे बेस्ड स्टडी है, अभी हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं पर्सन टू पर्सन। ठीक है ना। की इंफॉर्मेशन इंटरव्यू, हम डिफरेंट लोगों से इंटरव्यू कर रहे हैं, डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है। फिर हम जाते हैं डेटा कलेक्शन के बाद डेटा एनालिसिस पर। जो भी आपने सर्वे लिया है, जो सर्वे आपके पास फॉर्म जमा हुए हैं, उसमें आप जो है कंटेंट एनालिसिस कर रहे हैं। ठीक है ना। इसमें फिर आप थीमेटिक कोडिंग कर रहे होते हो। आप देखते हैं कि अच्छा, कोडिंग मीन्स क्या है, थीमेटिक कोडिंग के देखिए हर जो है रिसर्च की थीमेटिक कोडिंग अलग अलग होती है। अब मैं अपने जो है रिजल्ट्स को अपने हिसाब से जो है मैं कंपाइल करूंगी, उसकी मैं डेटा एनालिसिस करूंगी, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने किस तरीके से जो है डेटा को जो है कलेक्ट किया। ठीक है ना। तो सब हर रिसर्चर्स की जो है कोडिंग अलग अलग होती है, वो किस तरीके से अपनी थीम के मुताबिक अपने जो है डेटा को एनालाइज कर रहे हैं। अब आप डिफरेंट सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर सकते हो। आजकल एआई के भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर मौजूद हैं, जो आपके पास एक इसका एक पूरा बाकायदा कोर्स होता है कि किस तरीके से आप जो है डेटा को अपने एनालाइज कर रहे हो। ठीक है। कौन सा आप इसमें जो है सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहे हो। फिर समरी स्टेटिस्टिक्स आ जाती है। अब जैसे आप मैंने कहा ना, आप इसमें जो है ग्राफ भी इस्तेमाल कर सकते हो, बार इस्तेमाल कर सकते हो, एक्सेल हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना। एक्सेल में भी आपके पास तमाम चीजें इसमें प्रोवाइड होती हैं, तो आप एक्सेल के जरिए भी जो है अपना डेटा जो है एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है। अब हम जो है डेटा को प्रेजेंट जस्ट कैसे कर रहे हैं, इन योर थीसिस जो है प्रेजेंट द फाइंडिंग ऑफ द स्टडी इन द ऑर्डर ऑफ द स्पेसिफिक प्रॉब्लम एज स्टेटेड इन द स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम। ठीक है ना। जो आपकी प्रॉब्लम थी, जो आपका रिसर्च क्वेश्चन था, उसके मुताबिक जो आपको डेटा मिला, अब आप उसको अपने थीसिस में जो है प्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है। अब उसकी जो है आप मैंने कहा ना, आप उसको जो है टेबुलर फॉर्म में भी कर सकते हैं, आप उसको जो है ग्राफिकल फॉर्म में भी कर सकते हो, आप उसको जो है टेक्सचुअल फॉर्म में भी कर सकते हैं। बट इन माय ओपिनियन टेक्सचुअल फॉर्म जो है इज क्वाइट बोरिंग, और इज क्वाइट इट्स नॉट लुकिंग नाइस। ठीक है ना। यानी कि बहुत ज्यादा उसमें जो है ना आपके पास टेक्स्ट मौजूद होता है, जो आपका रीडर होता है ना, उसको पढ़ने में ना बहुत उसको जो है प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, उसको आपकी बात क्लियर वे में समझ नहीं आती है आपका रिजल्ट। लेकिन अगर हम उसी चीज को जो है ग्राफिकल फॉर्मेट में लेकर आ जाएंगे, तो वो एक क्विक लुक में जो है उसको आराम से जो है वो स्टडी कर सकता है। ठीक है।
अभी मैं आप लोग को एक थीसिस का भी फॉर्मेट दिखाऊंगी, ठीक है, किस तरीके से वो कंप्लीट थीसिस जो मेरा स्टूडेंट का है मेरे, ये वो जो है किस तरीके से एक पूरा कंप्लीट थीसिस डिजाइन किया जाता है, ठीक है। अच्छा, अब देखिए ये क्या है, समराइज योर की फाइंडिंग्स, ठीक है ना। अब जो है, अच्छा, अब हम बात कर रहे हैं आपकी डिस्कशन के हवाले से, ठीक है ना। अब डिस्कशन डिस्कशन वाले पार्ट में, डिस्कशन वाला पार्ट क्या होता है, कल मैंने बताया था आप लोगों को, देखिए तीन पार्ट इसमें जो है हमारे पास रिव्यू ऐसे होते हैं जिसमें हम जो है डेटा अपना जो है अपने डेटे के साथ 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 बाकी लोगों के भी जो है ओपिनियंस, बाकी रिसर्चर्स के रेफरेंसेस ऐड कर रहे हो। फर्स्ट हमारे पास होता है इंट्रोडक्शन वाला पार्ट, ठीक है ना, वो हमने किया था, जिसमें हमने जो है पूरा अपना जो हमारा जो टॉपिक था उसको हमने वहां पर डिस्कस किया था विद बैकग्राउंड, ठीक है। उसके बाद हमने किया था जिसमें हमने जो है थोड़े से ओल्ड रेफरेंसेस लिए थे, और थोड़े से हमने जो है न्यू न्यू रेफरेंसेस उसमें हमने ऐड किए थे। सॉरी। अच्छा, इसके बाद हमारा जो टॉपिक, इसके बाद जो हमारा वो आ जाता है थर्ड पार्ट डिस्कशन का, ठीक है ना। डिस्कशन में हम बेसिकली क्या कर रहे होते हैं, हम अपने काम को बाकी लोगों के काम से जो है हम डिस्कस कर रहे होते हैं, ठीक है ना। सपोज मैं डायबिटीज पे काम कर रही हूँ, ठीक है। अब मुझे डायबिटीज में जो है मैं मेरा टॉपिक था, मेरा रिसर्च क्वेश्चन था कि प्रिवलेंस ऑफ द डायबिटीज इन कराची, ठीक है ना, कि जो है मुझे जो है कराची में जो है डायबिटीज की प्रिवलेंस देखना था इन स्कूल गोइंग चिल्ड्रन, ठीक है। तो क्या है कि अब मैं देखूंगी कि अच्छा इसके मुताबिक मेरे पास जो रिसर्च पेपर्स मौजूद हैं, अब मैं देखूंगी कि मेरे पास जो है वेरिएबल्स कौन कौन से थे। ये तो फैक्ट है कि मैं जो है इसमें स्कूल गोइंग चिल्ड्रन के बारे में देखती, बट उसमें भी उनकी एज डिफर होती है, ठीक है ना, कि अगर आप 3 साल से 4 साल के बच्चों का अगर आप सैंपल ले रहे हो, तो जब तक वो 9 मैट्रिक के स्टूडेंट्स हैं उनका हम जो है सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो उसमें उनकी एज वाइज मैंने लिया, फिर मैंने जो है जेंडर वाइज देखा, ठीक है। फिर उसमें मैंने डिफरेंट टाइप्स के और भी जो है वेरिएबल्स इस्तेमाल कर लिए। तो मैं देखूंगी कि अच्छा ऐसे कौन से रिसर्च पेपर्स हैं जिन्होंने इन इस टॉपिक पर काम किया है, जिन्होंने स्कूल गोइंग बच्चों में उन्होंने जो है डायबिटीज का रेशो या जो है डायबिटीज की जो है प्रेवलेंस को चेक किया। फिर मैं अपने टॉपिक में से एक एक टॉपिक लूंगी, ठीक है ना, कि सपोज जैसे मैं पहले ले लूंगी कि जो है एज वाइज जो है मेरे पास 2 ईयर्स 5 ईयर्स के बच्चों में जो है डायबिटीज का रेशो इतना मिला, 10 ईयर्स के बच्चों में मुझे डायबिटीज का रेशो इतना मिला। बट बाकी जो रिसर्चर्स थे उनके उसमें जो है डायबिटीज का रेशो क्या था, ठीक है ना। वो आपके पास नेशनल पेपर्स भी हो सकते हैं, इंटरनेशनल, बट वो आपके पास जो है अपडेटेड पेपर होंगे, अपडेटेड मीन्स लेटेस्ट पेपर होंगे, ठीक है ना। हम कभी भी जो है दो चीज का जब हम कंपैरेटिव स्टडी करते हैं तो हम तो हमारी कोशिश होती है, बल्कि हमें ऐसा करना, हम ऐसा करते हैं और करना भी चाहिए कि अ, जो एक कंपैरिजन जो है ना, दो एक एक जैसी चीजों का होता है, ठीक है ना। अगर मैं अपनी स्टडी को 1898 के एक पेपर से जो है अगर मैं उसका कंपेयर कर रही हूँ तो दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल, ठीक है। क्योंकि अगर मैं 1898 का कोई पेपर इस्तेमाल कर रही हूँ तो उस टाइम जो है मे बी बच्चों में डायबिटीज का रेशो बहुत कम हो या बिल्कुल भी ना हो, ठीक है। बट अगर मैं अभी लेटेस्ट स्टडी को अगर मैं चेक करूंगी तो मे बी बच्चों में डायबिटीज का रेशो मुझे मिले, ठीक है ना। तो वो मेरे थीसिस को, मेरे कॉन्सेप्ट को, जो मेरा आइडिया है उसको वो सपोर्ट करेगा वो चीज, ठीक है। तो इसमें हम जब डिस्कशन में करते हैं, फिर हम उसके बाद एक एक मैं अपने एक एक गोल को, एक एक स्टेटमेंट को लेकर उसको वहां पर डिस्कस करूंगी, साथ में मैं एक दो रेफरेंसेस जो लेटेस्ट रेफरेंसेस है वो मैं ऐड करती जाऊँ। तो इस तरीके से आपका जो है डिस्कशन वाला पार्ट कंप्लीट होता है, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, समराइज योर की फाइंडिंग्स, ठीक है ना। अब आपकी की फाइंडिंग्स कौन कौन सी है, जैसे मैंने कहा कि मैंने देखा कि मैंने एज में देखा,
मैंने उसको जो जेंडर वाइज देखा, लोकेलिटी वाइज देखा, तो इसमें की फाइंडिंग्स। ठीक है, फिर मैं देखूंगी शेयर योर इंटरप्रिटेशंस, ये मेरी इसमें इंटरप्रिटेशंस क्या थी, मेरे रिजल्ट्स क्या थे। ठीक है, आइडेंटिफाई पैटर्न्स एंड रिलेशनशिप्स अमंग योर डेटा, डिस्कस वेदर द रिजल्ट मीट योर एक्सपेक्टेशंस। ठीक है ना, कि जो रिजल्ट है वो आपकी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक है कि नहीं है। तो इसमें इसमें हम इस चीज को डिस्कस करेंगे डिस्कशन वाले पार्ट में। एक्सप्लेन अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स, अगर आपके पास ऐसा कोई अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट आया है कि जो आप कहो कि बाकी रिसर्च पेपर्स में वो चीज आपके मुताबिक मौजूद थी या नहीं थी, बट आपके पास वो चीज प्रेजेंट है या प्रेजेंट नहीं है। ठीक है ना, तो अब वो आपका डेटा अनएक्सपेक्टेड, जैसे मैंने भी कहा कि अगर मेरे पास बच्चों में डायबिटीज का रेशो, मेरे पास 10 to 11 ईयर्स के बच्चों में डायबिटीज का रेशो हाई आया। ठीक है, लेकिन बाकी जो मेरे पास रिसर्च पेपर्स मौजूद हैं उसके हवाले से उसमें बहुत कम मुझे रेशो मिला। तो मेरा रिजल्ट मेरे मुताबिक अनएक्सपेक्टेड है, बाकी पेपर्स में वो रेशो लो था, बट मेरे पास हाई आ रहा है। ठीक है, तो क्यों, फिर मैं इसका रीजन बताऊंगी। ठीक है ना, कि क्यों, कि वहाँ के मैंने जिन स्टूडेंट्स को चेक किया, क्या वो लोग स्वीट ज्यादा लेते हैं, या कोई जेनेटिक फैक्टर है, उनके फैमिली मेंबर्स में उनको डायबिटीज है, उनके पेरेंट्स को डायबिटीज है, तो उनके उनके जीन्स में ये डायबिटीज मौजूद है। तो क्या मेरे पास रीजन था उसका। ठीक है, तो मैं इसको उसमें एक्सप्लेन करूँ। एक्सप्लेनेशन हमेशा डिस्कशन वाले पार्ट में की जाती है, इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में चीजें एक्सप्लेन नहीं की जाती हैं, रिसर्च रिव्यू वाले पार्ट में चीजें एक्सप्लेन नहीं होती हैं। हमेशा डिस्कशन वाले पार्ट में चीजें एक्सप्लेन की जाती। ठीक है ना, ये बात याद रखिएगा। कंसिडर पॉसिबल अल्टरनेटिव एक्सप्लेनेशंस, अगर आपके पास कोई ऐसा कोई एक्सप्लेनेशन मौजूद है जो आप देखोगे किसी और रिसर्च पेपर में भी है, तो उसको भी आप वहां पर कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, फिर हम उसमें ऐड करते हैं डिस्कस द इम्प्लीकेशंस। ठीक है ना, कि आपकी जो थी शो द रिलेवेंस एंड इम्प्लीकेशंस ऑफ योर रिसर्च, के आपके पेपर से रिलेवेंसी के मुताबिक कौन कौन से प्रोसेस मैंने बताया ना कि उसमें एक कंपैरेटिव स्टडी होती है डिस्कशन में, तो वो आप उसको वहां पर ऐड करेंगे। रिलेट योर रिजल्ट बैक टू प्रीवियसली डिस्कस लिटरेचर एंड एग्जिस्टिंग नॉलेज। ठीक है ना, जो आपका रिजल्ट है वो आप जो प्रीवियसली आपके पास रिसर्च पेपर्स मौजूद है उसमें आप देखोगे कि अच्छा इन्होंने भी इस पे काम किया था तो उनका रिजल्ट ये आया था, मेरा रिजल्ट ये आया है, तो इस तरीके से आप वहां पर उसको डिस्कस करेंगे। एक्सप्लोर व्हाट न्यू इनसाइट योर रिसर्च कंट्रीब्यूट्स। है ना, जैसे मैंने भी कहा कि आपके रिजल्ट में अगर कोई अनोखी चीज आई है, कोई ऐसा अनएक्सपेक्टेड, कोई ऐसी नॉवेल्टी मौजूद है, तो वहां पर उसको आप डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, आप बताएंगे कि मेरे कि मेरी रिसर्च कंट्रीब्यूशन के मुताबिक ये चीज ऐसी है। ठीक है, देखिए हमेशा एक बात याद रखिएगा, कभी भी ऐसा नहीं होता कि अब मैं कहूँ कि मेरे पास जो रिसर्च पेपर्स मौजूद हैं मैं उनके मुताबिक चलूंगी। ठीक है ना, कि अगर मेरे पास आ रहा है तमाम रिसर्च पेपर्स के मुताबिक 10 to 11 ईयर्स के स्कूल गोइंग बच्चों में डायबिटीज मौजूद नहीं है। ठीक है, तो मैं उसका फैसला उस टाइम नहीं करूंगी अनटिल एंड अनलेस कि मैं खुद उसको रिसर्च नहीं कर। अगर मेरी रिसर्च के मुताबिक अगर उनमें डायबिटीज मौजूद है, दे आर डायबिटिक पर्सन, तो मैं उसको वहां पर ऐड करूँ। मैं इस वजह से उसको यस को नो में कन्वर्ट नहीं करूंगी कि बाकी रिसर्चर्स तो ये कह रहे हैं तो मेरा रिजल्ट ये है, तो सब मुझे कहेंगे कि मेरा काम गलत है या मैंने सही काम नहीं किया। ठीक है ना, तो इसमें थोड़ा सा आपको मैं कहूँगी कि थोड़ा सा कहना चाहिए कि वो होना चाहिए अपने आप को उसमें एक कॉन्फिडेंट होना चाहिए। ठीक है ना, एक तो कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए अपने ऊपर कि आपने जो वर्क किया है यू डिड वेल, आपने अच्छा काम किया है, और आपने क्योंकि आपने खुद से रिसर्च की है, आपने कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं किया है, तो यू नो वेरी वेल। देखिए थीसिस में आप जो भी लिख रहे हैं ना वो आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। ठीक है, ये बात याद रखिएगा कि थीसिस जब हम थीसिस अपना लिख रहे होते हैं
तो उसमें उसके जो भी आपके पास उसके जो है रिजल्ट्स मौजूद हैं, जो भी उसका आपके पास कॉन्सिक्वेंसेस हैं, जो भी आपके पास डेटा मौजूद है, यू नो बेटर देन एनीवन, है ना। अब वो चाहे नेगेटिव है चाहे पॉजिटिव है, आपको पता है कि आपने कितनी ईमानदारी से अपना डेटा कंप्लीट किया है। आप उसके बाद जब अपना थीसिस आप लिख रहे हैं तो आपके सामने आपकी चीजें मौजूद हैं, आपको पता है कि नहीं ये काम मैंने ऐसे कंप्लीट किया था, बिल्कुल ईमानदारी के साथ, बिल्कुल कंप्लीट ऑनेस्टी के साथ, तो मेरा काम सही है, ठीक है ना। हाँ, बाकी ये हो सकता है कि उस टाइम उनके पास जो है अ, ये ये रिजल्ट आ रहा हो, मेरे पास ये रिजल्ट आ रहा है, डजंट मैटर, ठीक है ना। मेरा रिजल्ट अपनी जगह है, उनका रिजल्ट अपनी जगह है, ठीक है। फिर हम इसमें ऐड करते हैं एक्नॉलेज द लिमिटेशंस। एक्नॉलेज द लिमिटेशंस क्या है? प्रोवाइड अ पिक्चर ऑफ व्हाट कैन बी कंक्लूडेड फ्रॉम योर स्टडी, ठीक है ना। कि हम उसमें एक जो है एक पूरी पिक्चर प्रोवाइड करते हैं एज अ कंक्लूजन, कि हमने क्या अपनी जो है स्टडी में काम किया, ठीक है ना, किस तरीके से किया। फिर हम उसमें करते हैं इवेल्युएट एनी इम्पैक्ट लिमिटेशंस हैड ऑन योर रिसर्च, ठीक है ना, कि आपके पास क्या लिमिटेशंस, लिमिटेशंस मीन्स ये है कि क्या काम आप नहीं कर सके, ठीक है ना। उसके डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं, टाइम ड्यूरेशन हो सकता है, आपके पास जो है रिसोर्सेस या फैसिलिटीज की जो है अनअवेलेबिलिटी हो सकती है, आपके पास जो है फंडिंग मौजूद ना हो, आपके पास वो इंस्ट्रूमेंट मौजूद ना हो जिसके ऊपर आपने काम करना है, ठीक है। तो एनी टाइप ऑफ लिमिटेशंस यू कैन फेस। अच्छा, एक्सप्लेन व्हाई योर रिजल्ट आर स्टिल वैलिड फॉर आंसरिंग योर रिसर्च क्वेश्चन, ठीक है ना। ठीक है, इसमें क्या है कि आपको इसमें बताना है कि आपका रिजल्ट वैलिड क्यों है, ठीक है ना, कि आपका जो रिसर्च क्वेश्चन है उसके मुताबिक आपने काम किया है, तो योर रिजल्ट इज बी वैलिड, ठीक है। और ये वैलिडिटी आप खुद जो है इसमें प्रूफ करेंगे, कोई और प्रूफ नहीं कर सकता आपके काम की वैलिडिटी। फिर स्टेट योर रिकमेंडेशंस। रिकमेंडेशंस मीन्स क्या होता है कि मेक रिकमेंडेशंस फॉर प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है ना, कि भाई मैं ये काम रिकमेंड कर रही हूँ कि ड्यू टू सम अनफोर्सीन सिचुएशन आई हैवंट डन द कंप्लीट वर्क, ठीक है ना, कि मैं कंप्लीट वर्क नहीं कर सकी हूँ ड्यू टू सम लिमिटेशंस या ड्यू टू सम अनफोर्सीन सिचुएशन, तो आई एम रिकमेंडिंग दिस वर्क टू आवर फ्यूचर साइंटिस्ट, है ना, कि जो फ्यूचर में आने वाले रिसर्चर्स हैं, जो साइंटिस्ट हैं, जो उसके ऊपर काम करने जा रहे हैं, वो इस काम को फर्दर इस तरीके से जो है कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये मैं आगे आने वाले स्टूडेंट्स के लिए, आगे आने वाले रिसर्चर्स के लिए मैं एक डोर ओपन कर रही होती हूँ, ठीक है ना, कि भाई मैंने इतना काम कर लिया, अब नाउ डोर इज ओपन, यू कैन डू एज मच एज यू कैन, ठीक है। गिव कॉन्क्रीट आइडियाज फॉर फ्यूचर रिसर्चर, ठीक है ना। कॉन्क्रीट आइडियाज मीन्स नॉट शो एनी टाइप ऑफ एम्बिग्यूटी, है ना। अच्छा, मैं ऐसा कर लेती, इसमें ऐसा हो जाता, मैंने ऐसा करने की कोशिश की तो ऐसा हो गया नहीं, ये तो हो हो गया, बस पता नहीं इसमें क्या प्रॉब्लम थी, ठीक है ना। डोंट ऐड दीज पॉइंट्स, ठीक है ना। हमेशा कॉन्क्रीट आइडियाज देना चाहिए अपने फ्यूचर रिसर्चर्स को कि भाई ये आइडिया है, इस आइडिया पर ये दिस इज माय रिकमेंडेशन। कि सपोज आपके पास जो है आप डायबिटीज पेशेंट्स में काम कर रहे हो, ठीक है ना, आपने खाली बस सैम्पलिंग कर ली, आपने जो है डिफरेंट टाइप्स के उसके जो है टेस्ट वगैरह कर लिए, अब आपके पास उसका मॉलिक्यूलर सेटअप मौजूद नहीं है, आपको फर्दर उसमें स्टडी करनी थी कि या आप देखो कि अगर अच्छा मैं इसमें ये काम भी कर सकता था कि मैं जो है तमाम स्कूल गोइंग बच्चों का मैं जो है जीन एनालिसिस भी मैं कर सकती थी, ठीक है ना, कि उनके जीन्स के मुताबिक मैं देखूं कि उनके जीन्स में ऐसा कौन सा फैक्टर मौजूद है जो उनके लिए जो है, जो उनमें जो है ये डायबिटीज की वजह बन रहा है, ठीक है ना। क्या सब में सेम जीनोम मौजूद है या सबका जो है स्ट्रक्चर अलग अलग है, वट एवर एनीथिंग यू कैन डू इन द मॉलिक्यूलर लैब, ठीक है ना, बट यू डोंट हैव दिस फैसिलिटी। आपके पास वो फैसिलिटी मौजूद नहीं थी, आपके पास वो इक्विपमेंट्स मौजूद नहीं थे, आपके पास वो रिसोर्सेज मौजूद नहीं थे, वो फंडिंग मौजूद नहीं थी, या फिर वो मेंटोर्स मौजूद नहीं थे जो आपके उस काम को जो है कंप्लीट करवा पाते हैं, ठीक है। तो आपने क्या किया, आपने अपने फ्यूचर रिसर्चर्स को एक कॉन्क्रीट आइडिया दिया कि भाई हम जो है आप इस पे जो है यू कैन डू द मॉलिक्यूलर वर्क टू नो अबाउट द जीनोम ऑफ द डायबिटिक पेशेंट्स,
है ना, कि आप उसमें फर्दर उनकी जो है जीनोमिक एनालिसिस कर सकते हैं। तो ये चीजें जो है आपकी डिस्कशन वाले पार्ट में ऐड ऑन होती हैं। ठीक है, इसके बाद ये सब चीजें भी आपके पास उसमें ऐड होती है। सब चीजें मैंने अभी आपको काफी डिटेल में वैसे बता दी है। ठीक है ना, समरी, ब्रीफ रिकैप ऑफ योर की रिजल्ट्स, शुरू के कुछ पॉइंट, कुछ लाइंस, पैराग्राफ, एक शॉर्ट पैराग्राफ, टू थ्री लाइंस का उसमें ऐड कर दिया। फिर आपके पास आपका आपका इंटरप्रिटेशन आ गया, व्हाट डू योर रिजल्ट मीन, आपका रिजल्ट क्या था, उसके इम्प्लीकेशंस क्या थे, व्हाई डू योर रिजल्ट मैटर, आपका रिजल्ट क्यों मैटर करता है, लिमिटेशंस क्या थी, फिर रिकमेंडेशंस क्या थे। ठीक है, what not to include on your discussion section. Okay, this is the important thing. ठीक है ना, we have to know कि हमने अभी तो ये देखा कि भाई ये चीजें डिस्कशन में ऐड कर, पर स्टूडेंट्स जो होते हैं, रिसर्च स्टूडेंट्स, जिनको इतने ज्यादा इसमें एक्सपीरियंस नहीं होता, वो बहुत सारी चीजें जो है डिस्कशन में ऐड कर देते हैं। आप कौन कौन से फ्यू कॉमन मिस्टेक्स करते हैं जिससे हमें अवॉइड करना चाहिए अपने डिस्कशन सेक्शन में ऐड नहीं करना। डोंट इंट्रोड्यूस न्यू रिजल्ट, है ना, ये बात मैंने आप लोगों से कही थी कि एब्स्ट्रैक्ट में हमें जो है कोई न्यू रिजल्ट, कोई न्यू डिस्कवरी ऐड नहीं करनी। इस तरीके से अपने जो है डिस्कशन वाले पार्ट में कोई न्यू बात लेके नहीं आनी, कोई ऐसी जो है यूनिक बात नहीं करनी कि जो आपके पास एब्स्ट्रैक्ट में मौजूद ना हो, जो आपके जो है मेथोडोलॉजी में मौजूद ना हो, जो आपके रिजल्ट में मौजूद ना हो, बट आप डिस्कशन में उसको कहीं कहीं से कहीं लेकर आ गए। आपके पास कहीं पर भी जो है उसका जो है ये जो हम स्कूल गोइंग बच्चों पे जो डायबिटीज पे हम काम कर रहे हैं, उसका मेरे थीसिस में मॉलिक्यूलर पार्ट ऐड नहीं है। ना मैंने जो है उसको इंट्रोडक्शन, ना मैंने उसको जो है एब्स्ट्रैक्ट में ऐड किया, ना मैंने उसको जो है रिजल्ट में ऐड किया, ना मैंने उसको जो है मैथडोलॉजी में ऐड किया, बट डिस्कशन में मैंने उस पर अच्छा खासा पैराग्राफ लिख दिया। वाई? ठीक है ना, आप उसको सिर्फ बस एक लाइन में नीचे नीचे सिर्फ एक लाइन दे सकते हैं रिकमेंडेशंस के अंदर, बट आई डोंट हैव टू ऐड a full paragraph of the molecular work। ठीक है ना, उसमें क्या होगा, क्या 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 होता है कि आपका रीडर कंफ्यूज हो जाता है। You should only discuss the data that you have already reported in your result section। अब आपने अगर उसमें 5 रिजल्ट्स दिए हैं, आपके पास 5 ग्राफ हैं आपके रिजल्ट सेक्शन में, तो आप सिर्फ 5 ग्राफ ही डिस्कस करेंगे डिस्कशन सेक्शन में। छठी कोई बात, 6 कोई पैराग्राफ, 6 कोई ग्राफ ऐड नहीं होगा। ठीक है, डोंट मेक इन्फ्लेटेड क्लेम्स, यानी कि अवॉइड ओवर इंटरप्रिटेशन एंड स्पेकुलेशन दैट इजंट डायरेक्टली सपोर्टेड बाय योर डेटा। ठीक है ना, कोई ऐसी बात ऐड नहीं करनी, कोई ऐसा क्लेम ऐड नहीं करना कि जो आपके डेटा से हटकर हो, या जो आपके जो है डेटा को डायरेक्टली सपोर्ट नहीं करता। ठीक है, इसके अलावा डोंट अंडरमाइन योर रिसर्च। जैसे मैंने भी कहा कि हम बहुत सारी चीजें उसमें जो है नेगेटिविटी या बहुत सारी ऐसी चीजें हम एंड में ऐड करने जा रहे होते हैं। अक्सर औकात के भाई हमारे पास तो इतने फंडिंग मौजूद नहीं थी, या हमारे पास जो है रिसोर्सेज नहीं थे, तो डोंट मेक योर वॉइस सो नेगेटिव। ठीक है ना, द डिस्कशन ऑफ लिमिटेशंस शुड एम टू स्ट्रेंथ योर क्रेडिबिलिटी। ठीक है, नॉट एम्फेसाइज वीकनेस और फेलर्स। ठीक है ना, आपकी जो लिमिटेशंस हैं उसका मकसद, अगर आप वहाँ डिस्कस कर रहे हो कि भाई मेरे पास इतनी फंडिंग नहीं थी, या मेरे पास इतने जो है रिसोर्सेज नहीं थे कि मैं जो है मॉलिक्यूलर वर्क करता, इस पे मैं जो है जीनोम तक इसको जो है लेकर जाता, तो इसमें जो है ना किसी किस्म की आपकी वीकनेस या फेलर शो नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना, कि नहीं मैं तो नहीं कर सका, या मैं फेल हो गया, या इस तरीके की कोई ऐसी नेगेटिव थिंकिंग। ठीक है, डोंट अंडरमाइन योर रिसर्च। ठीक है ना, इट्स योर रिसर्च, इट्स योर वैल्यूएबल रिसर्च, इज योर क्रिएटिबिलिटी। ठीक है ना, तो डोंट वेस्ट योर क्रिएटिबिलिटी। ठीक है, अच्छा, ये मैंने आपको बता दिया है, समराइज योर स्टे, ये जो गिव योर इंटरप्रिटेशन। ठीक है ना, ये मैंने आपको ऐसे बता दिया। अच्छा, अब हम जो है, अब हमने डिस्कशन वाला पार्ट भी कर लिया। अब क्या, अब हम बात करते हैं हाउ टू राइट थीसिस, कंक्लूजन एंड रिकमेंडेशन चैप्टर्स। ये दो चीजें भी हम इसमें ऐड करते हैं। कंक्लूजन या समरी कह रहे हैं, शुरू में हमने लिखा था एब्स्ट्रैक्ट, आखिर में हम लिखते हैं कंक्लूजन या फिर समरी। समरी ऑफ फाइंडिंग इज द लास्ट पार्ट ऑफ द थीसिस।
इज इट वेयर द फाइंडिंग्स और द रिजल्ट ऑफ द थीसिस स्टडी इज रिटन, ठीक है ना। एब्स्ट्रैक्ट में तो हमने 250 वर्ड्स दिए थे ना, बट कंक्लूजन में हमें 2 to 3 लाइन्स में अपनी बात कंप्लीट करनी होती है। समरी ऑफ फाइंडिंग शुड बी शॉर्ट स्टेटमेंट, है ना, जिसमें एक आपने मेन पर्पस दे दिया स्टडी का, पॉपुलेशन का क्या रिस्पॉन्ड आया, यानी कि आपका रिजल्ट क्या था, कितने टाइम में किया, ठीक है ना, मेथड ऑफ कौन सी स्टडी इस्तेमाल की, रिसर्च इंस्ट्रूमेंट क्या था, सैम्पलिंग डिजाइन क्या था, शॉर्ट 2 to 3 लाइन्स। इसके बाद फाइंडिंग शुड बी रिटन इन टेक्सचुअल, ठीक है ना, टेक्स्ट में उसको हम लिखेंगे, डोंट ऐड एनी ग्राफ और एनी टाइप ऑफ बार और टेबल्स, ठीक है ना। ओनली इंपॉर्टेंट फाइंडिंग शुड बी इंक्लूडेड इन द समरी, पूरा थीसिस नहीं ऐड करना समरी में, सिर्फ इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स को समरी में ऐड करना है। नो न्यू इन्फॉर्मेशन और डेटा शुड बी इंक्लूडेड इन द समरी, जैसे कि मैंने कभी प्रीवियसली आपसे कहा कि कोई न्यू डेटा ऐड करके सरप्राइज नहीं देना, ठीक है ना। बस ये कि जो बात ऊपर से कहते आ रहे हैं उसी को ही मुख्तसर से करके दरिया को कूजे में बंद करना है, ठीक है। फाइंडिंग्स शुड बी स्टेटेड कंसाइजली, नॉट एक्सप्लेन और इलेबोरेटेड एनी मोर, बहुत उसको एक्सप्लेन नहीं करना, वो हम डिस्कशन वाले पार्ट में ऑलरेडी कर चुके हैं। we have done we have completed in the discussion part। इसमें सिर्फ कंसाइजली 2 से 3 जुमलों में, 2 से 3 सेंटेंसेस में अपनी बात कंप्लीट करनी है, ठीक है। पर्पस क्या होता है कंक्लूजन का, टाई टुगेदर, इंटीग्रेट एंड सिंथेसाइज द वेरियस इश्यूज रेज, जो भी आपके पास वहां पर इश्यूज थे आपकी थीसिस में, जो भी आपके रिसर्च क्वेश्चन था, उसको आपने एक जगह लाकर टाई कर दिया, एक जगह लाकर उसको इंटीग्रेट कर दिया, सिंथेसाइज कर दिया, उसको जो है सिंक्रोनाइज कर दिया, ठीक है ना, एक वर्ड्स में, एक पैराग्राफ में जो 2 to 3 लाइन्स पर कंसिस्टेंट, ठीक है ना। टू प्रोवाइड आंसर टू द रिसर्च क्वेश्चंस, ठीक है, आपने अपने जो आपका रिसर्च क्वेश्चन था उसका आपने आंसर दिया। आइडेंटिफाई द थ्योरेटिकल एंड पॉलिसी इम्प्लीकेशंस ऑफ द स्टडी, ठीक है ना, जो आपकी वहां पर जो आपने आपका जो रिजल्ट था, जो आपकी जो थ्योरी थी, उसको वहां पर आपने हाईलाइट द स्टडी लिमिटेशंस, जो आपकी लिमिटेशंस थी उसको वहां पर ऐड कर दिया। और प्रोवाइड डायरेक्शन एंड एरिया फॉर फ्यूचर रिसर्च, ठीक है। ये 3 चीजें आपके पास इंक्लूड होंगी आपके लास्ट में, ठीक है ना, रिकमेंडेशन, लिमिटेशन, इम्प्लीकेशन, ठीक है। रिकमेंडेशन मैंने बताया कि हम अपने आगे आने वाले फ्यूचर रिसर्चर्स को रिकमेंड कर रहे होते हैं। लिमिटेशंस मैंने बताया हम जो है इसको लिमिटिसाइज कर रहे होते हैं, बता रहे होते हैं कि ये मैं लिमिटेशंस थी। फिर इम्प्लीकेशंस, कि इसका इम्प्लीकेशन क्या हुआ, क्यों हमने ये काम किया था, ये काम सोसाइटी के लिए, कम्युनिटी के लिए कितना इफेक्टिव रहा, इससे आगे जाकर जो है किस लिहाज से फायदा होने वाला है, ये हमने पूरा ऐड कर दिया, ठीक है। ये पूरा वही है जो मैंने बताया अभी आपको। दिस चैप्टर कंटेन्स कंक्लूजंस, लिमिटेशंस एंड रिकमेंडेशंस। सो व्हाट इज द थ्योरी, वेयर टू फ्रॉम हेयर, ठीक है ना, व्हाट आर द प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस, क्या थी, तमाम चीजें अब इसमें ऐड कर। फिर रिकमेंडेशन से मैंने आपको बताया दे शुड बी बेस्ड ऑन द फाइंडिंग्स एंड कंक्लूजन ऑफ द स्टडी, ठीक है। अच्छा, रिकमेंडेशन शुड बी नॉन टेक्निकल लैंग्वेज, बहुत ज्यादा उसमें जो है कोई टेक्निकल लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं करनी है, उसको बिल्कुल इजी वे में बताना है, ठीक है ना, कि अच्छा ये आपकी जो है रिकमेंडेशंस है, इसको हम इस तरीके से जो है फुलफिल कर सकते हैं। दे शुड बी फिजिबल, वर्केबल, फ्लेक्सिबल, डुएबल एंड एडेप्टेबल होना चाहिए। ये नहीं कि उसको इतना अपने रिकमेंडेशन को इतना मुश्किल बना दिया कि जो आगे आने वाले यंग साइंटिस्ट हैं, जो रिसर्चर्स हैं, वो ये देखकर ही परेशान हो जाएंगे ये हम करेंगे कैसे, ठीक है। तो फिजिबल उसको रखें, ऐसा ना लिखे रिकमेंडेशंस में कि आसमान से जो है तारे तोड़ कर आने हैं, चांद लेकर आना है, या जमीन खोद कर जो है नहर निकालनी है, ठीक है। तो ऐसा उसमें ऐड करें कि फिजिबल हो, वर्केबल हो, कि वो काम कर सकें, फ्लेक्सिबल हो और डुएबल हो, ठीक है, और एडेप्टेबल हो के वो आपके काम को एडॉप्ट कर सके, कि वो आगे इस तरीके से इजी वे में काम कर सके, ठीक है। अच्छा, अब उससे कुछ रिकमेंडेशन से कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने ऐड किए थे, बेस्ड अपॉन द फाइंडिंग्स एंड कंक्लूजन्स, ठीक है ना, कि आपके पास जो फाइंडिंग्स आई, जो आपके पास कंक्लूजन आई, उसको वहां पर ऐड करना है।
एक्शन ओरिएंटेड है ना, मैंने कहा ना कि उसको जो है डूएबल होना चाहिए, एक्शन ओरिएंटेड होना चाहिए, अनप्रैक्टिकल इम्प्रैक्टिकल बातें नहीं होनी चाहिए उसमें, ठीक है। लिमिटेड ओनली टू द सब्जेक्ट ऑफ द स्टडी जिस पर आप काम कर रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा, इम्प्लीकेशंस का क्या है, एन ऑथर शुड आल्सो फोकस इन द फ्यूचर इम्प्लीकेशंस ऑफ द स्टडी, है ना, कि आगे आप जो है उसको किस तरीके से इम्प्लीकेशंस उसकी जो है करने जा रहे हैं। हाउ द वर्क कैन बी बेनिफिशियल फॉर अपकमिंग रिसर्चर्स, ठीक है ना, कि किस तरीके से जो है रिसर्चर्स जो है उसमें अपनी जो है इसमें ऐड कर सकते हैं, उसको इजी बना सकते हैं। अच्छा, अब जो है थीसिस में अब हमने सब पार्ट कर लिए, ठीक है ना। अब आखिर में कुछ हम उसमें अपेंडिसाइजिस भी ऐड करते हैं। अपेंडिसाइजिस क्या होते हैं कि हम आखिर में, अगर जैसे मैंने भी आपको एग्जांपल दी कि अब हमने जो है एक मीडिया बनाया मटेरियल मेथड में, अब मैं पूरा जो है मटेरियल एंड मेथड में मैं वो मीडिया का जो मेरा पूरा प्रोसीजर था वो मैंने एंड में एज अ उसको अपेंडिसाइज, एंड में एज अ शॉर्ट पार्ट उसको मैंने एक दो पेजेस में करके ऐड कर दिया, ठीक है। स्टार्ट ईच अपेंडिसाइज और अ न्यू पेज, अपेंडिस ए भी ऐड कर सकते हो, बी सी बी, जितने भी आपको जो है एंड में पेपर्स उसमें ऐड करने हैं, ठीक है ना। सपोज अगर आपको ऐसा जो है आपने कोई फॉर्मूला डिस्क्राइब करना है, ठीक है, जो आपका कोई यूनिक आपने जो है फॉर्मूला डिजाइन किया हो, तो उसको आप एंड में अपेंडिसाइज में ऐड कर सकते हो, ठीक है। अब कुछ पॉइंट्स ये हैं, पॉलिशिंग ऑफ योर थीसिस। अब अपने थीसिस को जो है, थीसिस तो लिख लिया हमने पूरा, ठीक है ना, पूरे चैप्टर्स कर लिया, अब उसको पॉलिश कैसे करना है, उसको मजीद उसको इनहेंस कैसे करना है। एज एंड व्हाट व्हेन ईच चैप्टर इज रिटन रीड इट फॉर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है ना, जैसे जैसे आप लिखते जाए ऐसे ऐसे उसको पढ़ते जाए ताकि आपको समझ आए कि हाँ, if you have any gaps, any mistakes, you can done, ठीक है ना। पेइंग अटेंशन टू द फ्लो ऑफ लॉजिक एंड सेंस ऑफ कंटिन्यूटी, कि आपके थीसिस में लॉजिक है, आपके थीसिस में कंटिन्यूटी है, कि आपने जो बात, ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो काम मैंने पहले किया वो काम मैं बाद में ऐड, उसको मैं बाद में ऐड कर रही हूँ, और जो काम मैंने बाद में किया उसको मैं पहले ऐड कर रही हूँ, ठीक है ना। या मैंने इंट्रोडक्शन में अपना काम मैंने पहले ऐड कर दिया, बाद में मैं जो है उसका जो है बैकग्राउंड डिस्क्राइब कर रही हूँ, ठीक है ना। तो एक लॉजिक होनी चाहिए, फ्लो ऑफ लॉजिक होना चाहिए, एंड सेंस ऑफ कंटिन्यूटी होनी चाहिए। जैसे हम कोई स्टोरी पढ़ते हैं ना, तो हम जब कोई स्टोरी, कोई नॉवेल, कोई कहानी जब हम पढ़ते हैं तो हम उसमें देखते हैं कि एक कंटिन्यूटी होती है, एक स्टार्टिंग से वो चीज स्टार्ट होती है। अगर हम कोई मूवी देख रहे हैं, कोई हम कोई चीज देख रहे हैं, अगर हम उसको बीच से देखना शुरू कर दें, या कहानी को अगर हम बीच से पढ़ना शुरू कर दें, तो हमें वो चीज सही तरीके से समझ नहीं आएगी, ठीक है ना। या अगर राइटर ने उसको बिल्कुल बीच से लिखा और शुरू का हमें कुछ बताया नहीं कि शुरू में क्या हुआ था, किस तरीके से हुआ था, एक उसमें जो है एक टॉपिक कभी कुछ और लिखा जा रहा है, कभी कुछ और लिखा जा रहा है, तो हमें वो चीज उसमें भी लॉजिक नहीं होती, ठीक है। तो हमेशा आपके थीसिस में लॉजिक होनी चाहिए। देन रीड इट अगेन, ठीक है, फिर फाइनली रीड इट वंस मोर, पेइंग अटेंशन टू स्पेलिंग आपको चेक करनी चाहिए, ग्रामर चेक करना चाहिए, टाइपोग्राफी हो गया, प्लेसमेंट ऑफ इलस्ट्रेशंस एक्सेट्रा, ठीक है ना, कि किस तरीके से आप उसमें जो है पूरी इसकी स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, ग्रामिंग, क्योंकि एक बार आपका थीसिस अगर प्रिंट हो गया, ठीक है ना, 6 to 7 कॉपीज थीसिस की प्रिंट होती है, ठीक है, जो सब जगह जो है डिस्ट्रीब्यूट होती है, अगर वो एक बार प्रिंट हो गया तो फिर उसका तो उस गलती का अजाला मुश्किल है, बल्कि नामुमकिन है, ठीक है ना, प्रिंटेड फॉर्म में एक बार आने के बाद, कि आपको दोबारा से फिर उसको जो है उस मिस्टेक को सही करके दोबारा से जो है उसको प्रिंटिंग फॉर्म में लाना होगा। तो जब तक वो आपके पास कंप्यूटर पे है, लैपटॉप पे है, आपके सामने है विदाउट प्रिंटिंग, उसको सही से एक एक लफ्ज, उसका एक एक स्पेलिंग, ग्रामर, टाइपोग्राफिक्स और देखिए, जब हम कोई भी चीज लिख रहे होते हैं ना अपनी इसमें कंटिन्यूटी में, जब हम खुद से लिखते हैं तो हमें पता होता है हमारे माइंड को कि अच्छा इस जो ये चीज सही है, बट अक्सर बार ऐसा होता है कि हम उस चीज में कोई ना कोई मिस्टेक हो जाती है, जैसे बहुत सारे ऐसे मेडिकल वर्ड्स होते हैं, हम वो पढ़ तो सही सही होते हैं बट उसमें कोई ना कोई स्पेलिंग एरर आ जाते हैं। तो हमेशा कोशिश करें कि अपने किसी फ्रेंड को, अपने किसी जो है जो आपके मेंटोर्स हैं या आपके कलीग्स हैं, फ्रेंड्स हैं, ठीक है ना, उनको एक बार रीड लाजमी करवाएं, क्योंकि अक्सर औकात हमें हमारी मिस्टेक्स नजर नहीं आती है, बट दूसरे पर्सन को वो मिस्टेक इजली नजर आ सकती है, ठीक है।
यू आर एवेलुएटिंग द चैप्टर फॉर स्ट्रक्चर सब्सटेंस एंड स्टाइल, ठीक है ना। जो भी आपने जो भी आपको आपकी जो है यूनिवर्सिटी की तरफ से, आपके इंस्टीट्यूट की तरफ से जो आपको फॉर्मेट मिला है, उस फॉर्मेट को आपको जो है फॉलो करना है, ठीक है। एट ईच रीडिंग रिवाइज योर थीसिस एज यू फील एप्रोप्रिएट, ठीक है ना। आपका थीसिस है, जितनी बार आपको उसको पढ़ना चाहें, बिफोर प्रिंटिंग, बिफोर बिफोर सबमिशन, आप उसको रीड करें, ठीक है ना। व्हेन द ऑल चैप्टर्स आर इन प्लेस, रीड द थीसिस अगेन, ठीक है, फिर उसको दोबारा से एक बार पढ़ें, ठीक है। गेट योर सुपरवाइजर और anyone else who you can approach to read and criticize the early draft of your thesis, ठीक है। आपका सुपरवाइजर हो सकता है, आपको कोई फ्रेंड हो सकता है, वो उसको जो है रीड कर लें। द मोर यू पॉलिश योर थीसिस, द बेटर योर चांसेस ऑफ गेटिंग हाई मार्क्स फॉर इट, ठीक है। जितना आपका थीसिस अच्छा होगा, उतने ही आपको उसमें जो है अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। तो ये एक चेकलिस्ट है, तो मैंने ऐड कर दी थी आखिर में, ठीक है ना, ये आप लोग के लिए कि ये चीजें आपको अपने थीसिस हमने कंप्लीट कर ली, पूरी बुक हमने बना ली, ठीक है ना। अब ये चेकलिस्ट है, अब इसको आपको यहाँ पे एक बार चेक करना है अपने थीसिस में। योर थीसिस इज क्लियर, क्लियर मीन्स उसमें किसी किस्म की एम्बिग्यूटी नहीं है, कोई किसी किस्म की जो है मिस्टेक्स नहीं है, आपको समझ आ रही है, आपके दोस्त को समझ आ रही है, आपके सुपरवाइजर को समझ आ रही है, मीन इज गुड, ठीक है ना। थीसिस एज पॉइंट ऑफ व्यू, आपका थीसिस में एक पॉइंट है, ठीक है ना। उसमें एक पीओवी मौजूद है कि भाई ये आप इसके जरिए एक कोई एक जो रिसर्च क्वेश्चन आपका था वो क्लियरली डिफाइन हो रहा है। थीसिस आंसर्स रिसर्च क्वेश्चन, ठीक है ना। थीसिस इज सरप्राइजिंग, इस मीन्स के उसमें कोई ना कोई नॉवेल्टी मौजूद है, कोई ना कोई यूनिकनेस मौजूद है, जस्ट इट्स नॉट जस्ट लाइक अ कॉपी पेस्ट, ठीक है ना। तो ये अब होना चाहिए। थीसिस हैज नो एरर्स, उसमें किसी किस्म का एरर मौजूद नहीं है, कोई पंक्चुएशन नहीं एरर नहीं है, कोई ग्रामेटिकल एरर नहीं है, कोई स्पेलिंग एरर नहीं है, ठीक है। पर्पस ऑफ पेपर इज क्लियर, ठीक है ना, कि आपके पास जो आपका पेपर है, जो आपका थीसिस है, वो क्लियर है। एवरी पैराग्राफ रिलेट टू द थीसिस, ठीक है ना। हर उसमें जो भी पैराग्राफों पे लिखा है वो आपके रिसर्च क्वेश्चन से, आपकी थीसिस से रिलेट कर रहा है। उसमें कोई भी बात ऐसी नहीं है जो आप लगे कि बस आपने ऐसे ही जो है ऐड कर दी इसमें, ठीक है। एवरी पैराग्राफ सपोर्ट थीसिस और योर रिसर्च क्वेश्चन, ठीक है। फिर उसमें आप एक चेक करेंगे ऑर्गेनाइजेशन, उसकी जो है क्लियर जो है इंट्रोडक्शन है, ऑडी है, कंक्लूजन, ठीक है ना, पूरा दिया हुआ है। कनेक्शंस बिटवीन पैराग्राफ्स, ठीक है ना। एक पैराग्राफ के बात खत्म हो गई, फिर दूसरी बात के लिए दूसरा पैराग्राफ, लेकिन बातों में जो लिखा हुआ है उसमें कंटिन्यूटी लाजमी है, ठीक है। फिर क्लियर लॉजिकल ऑर्डर ऑफ पैराग्राफ्स, ठीक है। ऑल सेंटेंसेस कनेक्ट टू ईच अदर, ठीक है। फिर इंट्रोडक्शन वाला पार्ट सी से चेक करें। फुल सेंटेंस कैचेस अटेंशन, जो आपके पास सेंटेंसेस हैं वो वो अटेंशन कैच कर रहे हैं, जो आपका रीडर है वो सही पढ़ पा रहा है। नोट टू जनरल स्टेटमेंट्स, ठीक है ना, बहुत ज्यादा उसमें जो है अनसाइंटिफिक या जो है जनरल बातें नहीं है, टू द पॉइंट और प्रिसाइजली डिस्कस किया हुआ है इसको। इनफ बैकग्राउंड इन्फो अबाउट टॉपिक, ठीक है। इंट्रोडक्शन में आपने इनफ बैकग्राउंड दिया हुआ है, यानी कि विदाउट बैकग्राउंड ऑफ द बात स्टार्ट कर दी। सेक्शन आइडियाज एक्सप्लेन इन इंट्रोडक्शन, ठीक है ना, आपने उसको सेक्शंस में डिवाइड किया हुआ है। तीसरी स्टेटमेंट इज इजी टू फाइंड, ठीक है ना, कि जो आपका स्टेटमेंट था वो लग रहा है कि हाँ हमें इसमें आराम से स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। फिर कनेक्ट टू लास्ट बॉडी पैराग्राफ, ठीक है ना, फिर उसको आपने जो है लास्ट पैराग्राफ से कनेक्ट कर रहे हैं, जो आपका कंक्लूजन है, ठीक है ना। फिर आप इसको जो है इसमें समराइज थीसिस एंड मेन पॉइंट्स, नो आंसर और सुपरफ्लाउस इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो इसमें जैसे मैंने बताया अभी के कंक्लूजन वाले पार्ट में, इफेक्टिव क्लोजिंग स्टेटमेंट, ठीक है ना। क्लोजिंग स्टेटमेंट वाओ से बनाते हैं कि वो आपका ऐसा होना चाहिए कि इसमें इतनी ज्यादा कोई ऐसी यूनिक बात हो, कोई ऐसी जो है नॉवेल्टी हो, कोई ऐसी जो है वाव फैक्टर हो कि लोग कहे कि हाँ थीसिस में इन्होंने इसने स्टूडेंट ने कुछ किया है, ठीक है ना। वरना अगर जस्ट जस्ट लाइक अदर थीसिस, जस्ट लाइक अदर पेपर्स, तो इट्स नॉट द वाव फैक्टर। बॉडी फिर उसकी पूरी, ईच पैराग्राफ हैज ओनली वन पॉइंट, यानी कि एक ही पैराग्राफ में सारी बातें एक ही जगह पर आपने
ऐड कर दी, ऐसा नहीं, ठीक है ना। हर पैराग्राफ, हर पॉइंट के लिए अलग पैराग्राफ, लॉजिकल कन्विंसिंग पॉइंट्स ऑफ बोथ थीसिस होना चाहिए, टॉपिक सेंटेंसेस इन एवरी पैराग्राफ, ठीक है। टॉपिक सेंटेंसेस रिलेट टू थीसिस, जैसे मैंने भी कहा कि आपका थीसिस से जो है रिलेट होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद जो है इसमें डिफरेंट चीजें हैं कि नो इररिलेवेंट आइडियाज और इंफॉर्मेशन, कोई जो है ना इररिलेवेंट आइडिया या इंफॉर्मेशन नहीं होना चाहिए। अप्रोप्रिएट कंक्लूडिंग स्टेटमेंट्स, ठीक है ना, इसमें कंक्लूडिंग स्टेटमेंट्स होना चाहिए, ठीक है। तो ये तमाम चीजें आपके थीसिस में ऐड होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब ये मैंने ना कुछ चीजें आपको शेयर करने के लिए दिखाई दी है, मैं आपको जस्ट एज इट इज दिखा देती हूँ, ठीक है। कि अब जब हम अपना थीसिस लिख रहे होते हैं, तो अपने थीसिस में डिफरेंट एआई टूल्स इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। किस तरीके से जो है हम उसमें डिफरेंट सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं, जस्ट लाइक दिस सॉफ्टवेयर। ये एक सॉफ्टवेयर है, इसका नाम है साइट, ठीक है। तो थीसिस राइटिंग में इसको हम जो है इजिली इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। एक और सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है कंसेंसस, ठीक है। कंसेंसस में हम जो है इसको, आपको यहाँ पर मैं इसको आपको जो है एक मिनट, आपको गूगल पर इसको ओपन करके दिखाती हूँ। Just can see my Google. Ask the research. Okay. मेरे से डायबिटीज पर ही बात कर रहे हैं। ये वो है जो मैंने आप लोग को आई थिंक रिव्यू आर्टिकल से भी दिखाए, ठीक है। तो दे ऑल आर सेम, जितने भी आप जो है इसमें अपने थीसिस राइटिंग में भी आप ये चीजें, कि आप ये डिफरेंट सारे डिफरेंट सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। ये कंसेंसस सॉफ्टवेयर है, ठीक है। इसमें मैंने लिखा, तो मुझे रिसर्च रिव्यू के लिए, मुझे अपने डिस्कशन के लिए लेटेस्ट पेपर्स चाहिए, मुझे अपने इंट्रोडक्शन के लिए मिक्स पेपर्स चाहिए, ठीक है। तो वो मैं कैसे लूंगी, वो मैं इन डिफरेंट एआई साइट्स के जरिए मैं ले सकती हूँ, ठीक है। पहले जमाने में से मुराद जब हम रिसर्च कर रहे होते थे 2013 2010 में, तो ये था कि उस टाइम तो दो तीन ही ऐसी जो है वेबसाइट्स अवेलेबल थी, पबमेड था, एक और रिसर्च स्कॉलर था, बस ये दो तीन ही थी जिस पर हम सर्च कर रहे होते थे, ठीक है। लेकिन अब नाउ अडेज इट्स अ वेरी इजी टू फाइंड अ रिसर्च पेपर, ठीक है ना। तो आप इजिली ये जो इन तमाम रिसर्च पेपर से, जो मैंने आप लोगों के साथ लास्ट टाइम भी रिव्यू आर्टिकल में आई थिंक मैं शेयर कर चुकी हूँ ये तमाम ना। तो ये तमाम आपके पास, आपको थीसिस राइटिंग में भी इजिली आप इसको जो है इस्तेमाल करते हुए अपने जो है अपने इसको फिल्टर में, जैसे डिफरेंट ऑप्शंस दिए होते हैं कि आप फिल्टर में जाएंगे, तो फिल्टर में जाकर आप रिसेंट 2024 के पेपर्स को आप जो है सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आप देखिए, अगर आपके पास 2024 के पेपर्स मौजूद है, ठीक है ना, तो आपके पास आपका डिस्कशन का पूरा डेटा मौजूद है, जो आप उसको डिस्कशन में ऐड कर सकते हो 2024 का, 2023। लेकिन डिस्कशन में जो है ना, यूजुअली हम 4 to 5 ईयर्स प्रीवियस पेपर्स ऐड करते हैं, जो लेटेस्ट जिसको हम कहते हैं, ठीक है। बाकी इंट्रोडक्शन में तो आप आराम से चीजें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो अच्छा, मैं चाह रही थी कि मैं आप लोगों को जो है थीसिस दिखा दूँ, थीसिस दिखाऊं ताकि आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। ये तो मैं आप लोगों को एआई वाला, तो मैं आप लोगों को ऑलरेडी मैं रिव्यू आर्टिकल में भी दिखा चुकी हूँ। तो ये तमाम चीजें वही हैं जो मैंने उसमें उसमें करवाई थी, इसमें सच कोई नहीं, नई बात नहीं, पेपर ये तमाम ये एब्स्ट्रैक्ट,
Let me share my thesis. Thesis. Now you can see the word file. Okay. Microbial indicators of fecal contamination in drinking water. Contemporary insights into public health in Karachi. ठीक है ना? This is the topic. अब देखें, कल मैंने आप लोगों को बताया था कि टेबल ऑफ कंटेंट्स, ठीक है ना? अब टेबल ऑफ कंटेंट जब हम ऐड कर रहे हैं तो हम किस तरीके से जो है अपना टेबल ऑफ कंटेंट्स ऐड कर रहे हैं, ठीक है? थोड़ा के इंट्रोडक्शन में क्या है, फिर एब्स्ट्रैक्ट है, इंट्रोडक्शन है, फिर इंट्रोडक्शन के डिफरेंट हेडिंग्स हैं, फिर सिंपल्स एंड एब्रिविएशंस हैं जो मैंने बताया था आप लोगों को, ठीक है ना, कि किस तरीके से इसको हमें ओपनली वहां पर डिस्क्राइब करना है। फिर आपका एब्स्ट्रैक्ट का पार्ट आ गया, ठीक है? एब्स्ट्रैक्ट पार्ट देखिए, इसमें किसी किस्म का रेफरेंस मौजूद नहीं है, किसी किस्म के जो है इसमें आपको पिक्चर्स वगैरह नजर नहीं आ रही, कीवर्ड्स दिए मैं आप में, एक एक कीवर्ड्स के जरिए हम इसको जो है आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दिस इज द चैप्टर ऑफ वन इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन में शुरू में जो है हमने एक वो दिया हुआ है बैकग्राउंड। The supply of etiquette, clean and simple drinking water is an essential requirement of every single person. ठीक है, it is important that water sources be liberated from pathogenic microbes. अब मैंने इसमें इन्होंने इसमें जो है रशीद एट ऑल 2009। अब ये क्या है, ये एक बैकग्राउंड, ठीक है ना, बैकग्राउंड दिया हुआ है। फिर इसमें हम जो है ऐसा ऐसा करके हमने पूरा उसको जो है ऐड किया। अब हमने इसमें सब हेडिंग्स भी दी, ठीक है? एपिडेमियोलॉजिकल डैमेज ऑफ कंटेमिनेटेड वाटर इज अ थीसिस, ठीक है? अब किस तरीके से जो एपिडेमियोलॉजिकल चेंजेस आई इसमें, उसके बारे में हमने बताया थोड़ा सा, कौन कौन से। फिर इकोनॉमिक एंड सोशल इफेक्ट्स क्या क्या थे उसके। फिर उसके हमने जो है सब वो दिए सब टाइटल्स, ठीक है ना, डिफरेंट जनरल वेलबींग है, द ट्रेवल इंडस्ट्री है, फिशरीज है, लैंड है, ठीक है? फिर रिस्क ऑफ कंटेमिनेटेड वाटर ऑन पब्लिक हेल्थ ऑफ पाकिस्तान, ये टॉपिक इसमें हमने इसमें सब हेडिंग्स में ऐड किया, ठीक है? तो दिस इज द इंट्रोडक्शन, ठीक है ना? इसमें हमने जो है बताया कि डिफरेंट जो है किस तरीके से वाटर कंटेमिनेशन को जो है वहाँ पर कंट्रोल कर सकते हैं या हम देख सकते हैं, ठीक है? अब हम आगे चैप्टर 2, दिस इज द मटेरियल्स एंड मेथड। हमने शुरू में थोड़ा सा बताया कि जो है वाटर सैंपल एवर कलेक्टेड फ्रॉम ऑल 18 टाउन्स ऑफ कराची इंक्लूडिंग कौन कौन से हमने एरिया से लिया। फिर हमने सैंपल कलेक्शन बताया, ठीक है ना, कि 200 सैंपल्स ऑफ टैप वाटर वर कलेक्टेड फ्रॉम 18 टाउन्स इन कराची, ठीक है ना, कहाँ कहाँ से हमने सैंपल लिए। फिर हमने बताया कि डिटेक्शन ऑफ कॉलीफॉर्म बाय मोस्ट प्रोबेबल नंबर, एमपीएन टेस्ट, ठीक है ना। फिर हमने एमपीएन टेस्ट किस तरीके से किया, ठीक है ना, दिस इज इट्स नॉट अ वेरी कॉमन मेथड, तो हमने यहाँ पर इसको थीसिस में अपने यहाँ पर ऐड किया, बताया। फिर डिटेक्शन ऑफ कॉलीफॉर्म्स, ठीक है ना, बाय इकोलाई, शीर्षक कोलाई मीडियम, कौन सा हमने जो है इसमें ईसी ब्रॉथ इस्तेमाल किया था, ठीक है ना, तो क्योंकि ईसी ब्रॉथ भी इतना कॉमन इस्तेमाल नहीं होता, तो इसमें हमने यहाँ पर जो है मेंशन किया कि किस तरीके से ईसी ब्रॉथ हमने वहाँ पर इस्तेमाल किया था। फिर डिटेक्शन ऑफ कॉलीफॉर्म बाय मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन मेथड, ठीक है, इस तरह से हमने इसमें मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन, दिस इज द ऑल मेथडोलॉजी, ठीक है। जहाँ जहाँ हमने देखा
कि यहाँ पर हमें रेफरेंस देना है कि जो है प्रीवियसली भी इस तरीके इस मेथडोलॉजी पे काम हुआ है, तो वहाँ वहाँ हमने रेफरेंस दिया, ठीक है ना। दिस इज द पिक्चर मेथडोलॉजी। मैंने बताया था ना कि हम पिक्चर्स और ग्राफ भी ऐड कर सकते हैं। तो अच्छा, दिस इज द चैप्टर 3 ऑफ रिजल्ट। अब रिजल्ट में हमने जो है बताया कि हमने जो है जो हमने वो दिया था अपना कि टेबल 1 है, टेबल 2 है, जो आपके पास डिफरेंट टाइप्स के टेबल्स मौजूद है। यहाँ पर हमने क्या किया, उसको जो है पहले हमने इसको एक टेक्सचुअल फॉर्म में यहाँ पर मेंशन कर दिया, ठीक है ना, कि टेबल 4 में ये काम हुआ, टेबल 5 में ये हुआ, टेबल फिर हमने इसको जो है टेबल यहाँ पर मेंशन कर दिया। टेबल 1 क्या है, इसमें हमने क्या चीज को हमने मेंशन किया, ठीक है। फिर टेबल 2 हमने यहाँ पर दे दिया, तो दिस इज योर रिजल्ट। ये ठीक है, फिर किस तरीके से हमने इसकी जो है टेबुलेशन में ये पूरा आपका। अच्छा, फिर हमने इसमें जो है ग्राफ, जितने टेबल्स हमने दिए थे उसी उन टेबल्स को भी हमने मजीद फर्दर क्लियर करने के लिए वो ग्राफ में, एक ही ग्राफ में वो ऐड ऑन कर दिया, ठीक है। अच्छा, फिर ये हमारा पार्ट है डिस्कशन वाला, ठीक है। डिस्कशन वाले पार्ट में हमने क्या किया है, अच्छा, फिर जो हमारा डिस्कशन वाला पार्ट था उसमें हमने क्या किया, पहले हमने थोड़ा सा एक जो है अपना एक इन्फो दे दिया, इंट्रोडक्शन दे दिया, सही है। फिर थोड़ा सा उसको वो किया कि बैकग्राउंड, ठीक है। फिर उसके बाद अब देखें कि फिर जैसे जैसे हम इसमें अपना काम जो है प्रेजेंट करते गए, वैसी वैसी जो है यहाँ पर फिर हम साथ में जो है दूसरा काम, जो दूसरे हमारे रिसर्चर्स हैं उनका काम हम यहाँ पर फिर उसको हम ऐड कर रहे हैं, ठीक है। ये आपका डिस्कशन, दिस इज द योर कंक्लूजन, ठीक है ना। कंक्लूजन में हमने क्या किया, हमने लिखा है कंक्लूजन, द स्टडी ऑन माइक्रोबियल इंडिकेटर्स ऑफ fecal contamination in drinking water present a क्रिटिकल पर्सपेक्टिव ऑफ पब्लिक हेल्थ इन कराची, ठीक है ना। किस तरीके से हमने किया, फिर हमने देख इसमें एक एक करके बताया कि आइडेंटिफिकेशन जो हमारी रिकमेंडेशंस थी, ठीक है ना, उसको हमने हमने यानी इम्प्लीकेशंस और रिकमेंडेशंस वहां पर हमने इसको फिर इस तरीके से बता दिया कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ माइक्रोबियल कंटेमिनेंट्स क्या हो सकते हैं इसके, ठीक है ना। फिर किस तरीके से द रिसर्च हाईलाइट द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक माइक्रोबियल इंडिकेटर्स, फिर हेल्थ रिस्क हमने बताया कि इसकी इम्प्लीकेशंस क्या है हेल्थ रिस्क के हवाले से। फिर जो है जो इसकी जो है जो भी ज्योग्राफिकल डिस्पैरिटीज थी उसको डिस्कस किया, फिर पब्लिक अवेयरनेस एंड एजुकेशन वो डिस्कस किया, ठीक है ना। फिर कोलिब्रेशन विद अथॉरिटीज वो बताया, ठीक है। लॉन्ग टर्म मॉनिटर एंड एडेप्टेशन, जो भी हम इसमें जो है अपनी रिकमेंडेशंस ऐड कर सकते थे वो हमने इसमें यहाँ पर ऐड किया, ठीक है। फिर लास्ट में हमने ये लिखा कि when this fecal polluted water is added to food it can increase the multiplication of these bacterial pathogens, ठीक है ना। किस तरीके से वो जो है लोगों को बीमार कर सकते हैं। फिर ये हमने एंड में एक छोटा सा और उसको ऐड कर दिया, ठीक है ना, पॉइंट से। फिर हमने इसमें ऐड कर दिया रेफरेंसेस, ठीक है। रेफरेंसेस में अब देखें, रेफरेंसेस भी आपका हमेशा जो है एक ही फॉर्मेट पे होना चाहिए। और रेफरेंसेस आप डिफरेंट तो सॉफ्टवेयर मौजूद है रेफरेंसेस की साइटेशंस की अरेंजमेंट करने के लिए, ठीक है। तो उसको आप इस तरीके से रेफरेंसेस फिर आप ऐड करें। तो दिस इज द थीसिस फॉर्मेट ऑफ वन ऑफ द थीसिस, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर नाइस ऑफ यू, आप लोगों ने सेशन अटेंड किया। अच्छा, अब ये कि हमारा थीसिस का चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, ठीक है ना। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क।
You can ask this time, or you can ask in your group or anywhere you can share your question. Okay. Thank you so much, Sanubar, for your kind feedback. Okay. Thank you so much, Namita. Okay, I don't think so. You all have any question. It's not mandatory to ask right now. ठीक है ना? लाजमी नहीं है कि अगर अभी कोई क्वेश्चन नहीं जहन में आ रहा तो कोई बात नहीं, ठीक है ना? यू कैन आस्क मी एनी टाइम। आप मुझसे कोई भी रिसर्च राइटिंग के हवाले से डिस्कस कर सकते हो, रिसर्च पेपर्स के हवाले से, रिव्यू आर्टिकल के हवाले से, थीसिस राइटिंग, एनीथिंग यू कैन आस्क, ठीक है ना? तो इट डजंट मैटर। सो ओके, अतीक साहब। ओके मैम, थैंक यू सो मच। अगर किसी का कोई सवाल नहीं है सो हमें मीटिंग एंड करनी चाहिए। Thank you so much, Atik Saab, and thank you so much, all of you. Have a wonderful weekend. Thank you. Allah Hafiz. अल्लाह हाफ़िज़।